सो स्टार्टिंग फ्रॉम द स्टूडेंट्स जो पीआरसी कंप्लीट कर यानी कि जिन्होंने अपने जनवरी और मार्च में पीआरसी दिए, या शायद कोई ऐसे स्टूडेंट भी हो जिनका मई में पीआरसी का एक आधा पेपर पेंडिंग हो और दो पेपर्स उन्होंने मार्च में दे दिए हो। स्टार्टिंग फ्रॉम दोज स्टूडेंट्स जो अब ग्रुप ए में जाएंगे, देखो कुछ इंपॉर्टेंट दो तीन बातें मैं आपसे कर लूं। नंबर वन, सबसे पहली चीज ये चीज आप अपने पास याद रखिएगा कि पीआरसी आपका एक एंट्री टेस्ट था। उसका जो लेवल ऑफ डिफिकल्टी है एज कंपेयर टू कैफ, वो बहुत ही ज्यादा डिफरेंट है। बहुत सारे बच्चे जो पीआरसी से कैफ में आते हैं वो कैफ को भी पीआरसी जैसे ही कंसिडर कर लेते हैं, और वो ये सोचते हैं कि हमने पीआरसी में आसानी से तीन पेपर 15 दिन 20 दिन पढ़कर एक महीना पढ़कर दे दिए थे, तो 2 हफ्ते में हम कैफ भी पढ़कर दे देंगे। तो पहली चीज ये नोट कर लीजिएगा कि पीआरसी और कैफ का जो लेवल है ना, लेवल ऑफ डिफिकल्टी, उसमें एक अच्छा खासा डिफरेंस है। आप इसको कभी भी पीआरसी से कंपेयर कर या जितना आप टाइम एंड एफर्ट पीआरसी में लगाते थे उतना ही टाइम एंड एफर्ट आप कैफ में नहीं लगाएंगे, आप उससे ज्यादा लगाएंगे। सेकेंड बात, जो एक बहुत कॉमन सवाल होता है पीआरसी से कैफ में आने वाले बच्चों का, वो ये होता है कि सर अब हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर इस अटेम्प्ट की बात करें तो आपके पास अगस्त की तकरीबन मिड ऑफ अगस्त 16-17 अगस्त से आपके पेपर्स होंगे। तो बच्चों का एक कॉमन सवाल जो बनता है वो ये होता है कि हम कितने पेपर्स पिक करें। हमने अभी अभी अपना पीआरसी कंप्लीट किया है, पीआरसी के बाद हम कैफ के ग्रुप ए में जा रहे हैं, तो क्या हम दो पेपर्स दें, क्या हम तीन पेपर्स दें, क्या हम चार पेपर्स दें? देखिए, दो पेपर्स देना तो बहुत कम है। दो पेपर्स मैं कभी भी किसी को भी रिकमेंड नहीं करता कि वो सिर्फ और सिर्फ दो पेपर्स दे। अगर आप दो दो कर पेपर्स देंगे तो आपको कोई 2 साल 3 साल तो आप जो है वो कैफ में ही गुजार लेंगे, फिर आपके 3.5 साल सीफेप के बाकी हैं, तो इट इज नॉट रिकमेंडेड कि आप दो पेपर्स दें। हाँ, एक आधे स्टूडेंट से मेरी परसों बात होती थी, उसका एक स्पेसिफिक रीजन था जिसकी वजह से उसने मुझसे कंसल्ट किया, तो मैंने बिल्कुल कहा कि आप दो पेपर्स दे दें। कोई बहुत ही मेजर कोई रीजन हो समझ में आता है, अदरवाइज दो पेपर्स देना मुनासिब नहीं है। अब आ जाते हैं तीन और चार पेपर्स पर। आइडियल ये है कि आप चार पेपर्स दें। आइडियल यही है कि आप चार पेपर्स दें, क्योंकि जो पेपर्स हैं, जिस तरह से आई के पेपर्स पूछ रहा है वो चीज़ ऑर्गेनाइज हो गई है। जिस तरह से आप पढ़ते हैं वो चीज़ें ऑर्गेनाइज हो गई हैं। जिस तरह से आप अपनी पढ़ाई कंप्लीट करते हैं उसके जो नंबर ऑफ आवर्स हैं वो रिड्यूस हो गए हैं। अगर पहले फिजिकली एक सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल लेट से कैफ वन एफ की बात करते हैं, उसको अगर एक टीचर क्लास में 200 250 घंटे में 150 घंटे में पढ़ाता था, तो अब आज आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर कर स्मार्ट क्लासेस का इस्तेमाल कर कर ऑनलाइन पढ़कर वही चीज़ जो शायद फिजिकल क्लासेस में 150 200 घंटे में पढ़ाई जाती थी, वही चीज आप 70 80 घंटों में कवर कर लेते हो। हाँ, उसके कोई फायदे भी होंगे, कुछ नुकसान भी होंगे। बहुत सारी बातें हो सकती हैं स्मार्ट क्लासेस के हवाले से, ऑनलाइन टीचिंग के हवाले से, ऑनलाइन लर्निंग के हवाले से, कि सर डिसिप्लिन नहीं रहता, उसका क्या करें, उसको कैसे केटर करें, कैसे कैसे टैकल करें। तो ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये आप बिल्कुल फेस कर रहे होंगे, और इनको टैकल करना और इनको सॉल्व करना इसका हल है, रादर देन कि इससे आप भागे। सो पहली रिकमेंडेशन मेरी स्टूडेंट्स को यही होती है कि आप चार पेपर्स ही दें, कंसिडरिंग द फैक्ट कि आपने दो हैंड्स ऑन कोर्सेज भी करने हैं, आपने 8 पेपर्स भी देने हैं। तो आइडियली 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 मैं ये चाहूंगा कि जितने बच्चों ने पीआरसी कंप्लीट किया है वो अगस्त 2026 में चार पेपर्स दें, और फिर उसके बाद उनकी अगली जो अटेम्प्ट होगी वो फेब 2027 होगी, उसमें दोबारा से वो चार पेपर्स दें। साथ में दो हैंड्स ऑन कोर्सेज, जब आपके पास एग्जाम का इंटरवल होता है, आप अगस्त के पेपर्स दे रहे होंगे और उसके बाद फिर आप फैब की बैचेस की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, तो 10 15 दिन 20 दिन होते हैं, उसमें आप अपने हैंड्स ऑन कोर्सेज करें। अगर अभी नहीं हो सकता, अगर अभी हो सकता है तो वो ज़्यादा बेहतर है। और फिर फैब से आप जो है वो अपने सीए फाइनल की जर्नी को स्टार्ट करें। चार पेपर्स कैसे पढ़ने हैं, चार पेपर्स इफेक्टिवली कैसे हो सकते हैं, हम जितने भी टीचर्स हैं, मैं, सर मुर्तज़ा, सर इब्राहिम, जितने भी टीचर्स हैं, जितनी भी आईक्यू स्कूल ऑफ फाइनेंस की फैकल्टी है, हम सब अपने रेलेवेंट सब्जेक्ट्स की ओरिएंटेशन इस स्पेसिफिक अगस्त 2026 के सेशन के लिए करवा चुके हैं। या कुछ सब्जेक्ट्स की ओरिएंटेशन जो है वो 1 से 2 दिन में वाइंड अप होनी है। उन ओरिएंटेशंस को जरूर देखिएगा, उसमें हमने सब्जेक्ट बाय सब्जेक्ट डिस्कस किया कि किस तरह से ये पॉसिबल है कि आप वही काम जो 150 200 घंटों में फिजिकल क्लासेस में होता था, उसको आप बआसानी शायद 100 घंटों में, शायद 70 घंटों में तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको चार पेपर्स देने से बहुत डर लग रहा होता है, और वो ये कहते हैं कि सर हम तीन ही देंगे, और आप सजेस्ट करेंगे हम तीन कौन से पेपर्स दें। सो सीक्वेंस पे मैं आता हूँ।
पहली बात तो ये कि देखें, अगर आपके पास कोई जेन्युइन रीजन है, फॉर एग्जांपल आपको घर देखना है, फॉर एग्जांपल आपकी कोई जॉब है, फॉर एग्जांपल आपको एक्स वाई जेड जगह पर डेली बेसिस पर 2 4 5 घंटे इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, फॉर एग्जांपल आप अपने पेरेंट्स को उनके बिजनेस में सपोर्ट करते हो और वहां पर 2 4 घंटे जो है वो इन्वेस्ट करते हो, दैट्स फाइन। उस केस में आप 3 पेपर्स दें। लेकिन ये याद रखिएगा कि अगर आप 3 पेपर्स देंगे तो फिर आप 3 3 2 के साथ जाएंगे। 3 3 2 के साथ जाने का मतलब ये है कि हर चीज जो 6 महीने पहले होनी थी वो 6 महीने डिले में खत्म होगी। आप क्वालिफाई 6 महीने बाद होंगे, आपकी सीफेप की जर्नी 6 महीने बाद स्टार्ट होगी और हर चीज 6 महीने डिले हो रही होगी। हैविंग सेड दैट, ये भी याद रखिएगा कि अगर आप 3 3 2 पेपर्स देते हैं, 3 दिए फिर 3 दिए फिर 2 दिए, तो वैसे तो मेरी दुआ है और इंशाल्लाह ताला ऐसा ही हो कि आप पहली अटेम्प्ट में कैफ के पेपर्स निकालें। लेकिन जनरली ये देखा गया है कि 70 to 80 या 90% स्टूडेंट जो है ना, वो 1 या 2 कैफ के पेपर्स चाहे जितने भी मेहनती हो फेल कर देते हैं। उसकी मुख्तलिफ रीजंस हो सकती हैं, उसको डिस्कस किया जा सकता है, उस पर डिबेट की जा सकती है। लेकिन एक नॉर्मल इंसान, एक नॉर्मल जो स्टूडेंट कैफ क्वालिफाई करता है, वो फर्स्ट अटेम्प्ट में करने वाले होते हैं, लेकिन इतने नहीं होते हैं। आप में से बहुत सारे लोग होंगे, मैं अपनी पर्सनली बात करूं तो मेरा भी जब मॉड्यूल डी होता था तब तो मेरा जो है वो अपना भी पेपर जो है वो ऑडिट का पेपर जो है वो रुका था, फेल हुआ था, फिर वो दोबारा से दिया था। तो इट इज वेरी नॉर्मल इन सीए कि आपका पेपर रुक सकता है। तो आप 3 3 2 कर देंगे तो हो सकता है कि आपकी 1.5 साल की प्लानिंग हो वो फिर 2 साल पर जाकर खत्म हो। इससे बेहतर ये कि आप प्रेशर लें, आप 4 पेपर्स दें, 4 पेपर्स के लिए जाएं, ग्रुप ए के चारों पेपर्स कैफ 1 2 3 4 4 पेपर्स पिक करें और इन चारों पेपर्स को कंप्लीट करें। अच्छा, अब यहाँ पर एक और चीज जो इस अटेम्प्ट में सामने आई है वो ये है कि आईकेप ने ग्रुप वाइज जो रिस्ट्रिक्शन है ना वो खत्म कर दी है। यानी कि पहले ऐसा होता था कि आप ग्रुप ए के 4 में से 2 पेपर्स क्लियर करोगे, फिर ग्रुप बी अनलॉक होगा, फिर आप ग्रुप बी का कोई पर्टिकुलर पेपर दे सकते हो। इस स्पेसिफिक अटेम्प्ट में एंड कमिंग फॉरवर्ड गोइंग फॉरवर्ड जो नई एजुकेशन स्कीम आई है उसमें ये जो 4 पेपर्स में से 2 क्लियर करने ग्रुप ए के, फिर ही ग्रुप बी अनलॉक होगा, ये चीज खत्म हो चुकी है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ग्रुप बी का कोई पेपर उठा लूं, फॉर एग्जाम्पल मैं ग्रुप बी का रिपोर्टिंग उठा लूं और फिर FAR 1 भी दे रहा हूं मैं और ऑडिट का पेपर भी दे लूं मैं, और फिर मैं एक टैक्स का जो है वो ग्रुप ए का पेपर उठा लूं और एक जो है वो लेट से कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर उठा लूं। इसका मतलब ये नहीं है। हाँ, आईकेप ने ये रिलैक्सेशन जरूर करी है, लेकिन जो सजेस्टेड सीक्वेंस ऑफ पेपर्स है वो चेंज नहीं हुआ। कैफ 1 ही है, कैफ 2 ही है। यानी कि टेक्स्ट का पेपर कैफ 7 नहीं हो गया, DSR का पेपर जो है वो कैफ 5 पर नहीं चला गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सेकेंडली, आईकेप का अगर आप टाइम टेबल देखेंगे ना, अगर आप फॉर एग्जांपल अगस्त की आपकी जो अटेम्प्ट होगी उसका एक टाइम टेबल इशू होगा, तो जनरली आईकेप क्या करता है कि एक ग्रुप ए का पेपर होता है, यानी कि 1 2 3 4 में से एक पेपर होता है। अगले दिन 5 6 7 8 में से एक पेपर होता है। फिर उसके अगले दिन 1 2 3 4 में से एक पेपर होता है। उसके अगले दिन जो 5 6 7 8 है उसमें से एक पेपर होता है। सो आपने आइडियली वही सीक्वेंस फॉलो करना है जो आईकेप ने आपको दिया हुआ है, यानी कि आप पहली अटेम्प्ट में कैफ 1 कैफ 2 कैफ 3 कैफ 4 दें। अब यहाँ पर कैफ 1 FAR 1 है, कैफ 1 FAR 1 आप पढ़ेंगे तो फिर आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर समझ सकते हैं। यानी कि उस कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग के पेपर को उठाने के लिए आपका FAR 1 का समझना जरूरी है, तो वो तो आपने पहले देना ही है। कोई ये नहीं करे कि सर आईकेप ने रिस्ट्रिक्शन हटा दिए तो मैं FAR 1 के साथ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग भी पढ़ लेता हूँ, मुश्किल हो जाएगा। सेकेंडली, आईकेप ने ये सजेशन भी दी है कि ऑडिट से पहले कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग कंप्लीट होना चाहिए। इसका मतलब अगर आप FAR 1 पढ़ते हैं फिर आप FAR 2 की तरफ जाएं और फिर आप ऑडिट की तरफ जाएं, तो पहले आपने FAR 1 उठाना ही है। दूसरा आपका टैक्स का पेपर है, टैक्स का पेपर भी बहुत बेहतरीन पेपर है, बैलेंस पेपर है, बच्चे आसानी से इसलिए क्लियर कर लेते हैं कि उसमें थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों का एक बैलेंस है, तो वो उठाना ही है। अच्छा, यहाँ पर कुछ जो मैसेजेस मुझे DSR के हवाले से आए थे, कुछ बच्चों ने मैसेज किया था कि सर हम 1 2 उठा लें और उसके बाद फिर हम 3 4 5 में से कौन से 2 उठा लें। देखिए, उनको भी मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आप टाइम टेबल देखें ना, अगर आप आईकेप का टाइम टेबल देखें जिसकी अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी, तो आपका DSR का पेपर होता है सेकेंड मंडे वाले दिन। यानी कि एक पूरा हफ्ता पेपर होता है, फिर सैटरडे संडे के बाद मंडे वाले दिन, संडे के बाद मंडे वाले दिन आपका DSR का पेपर होता है, विच मीन्स कि आपको DSR के पेपर में एक ब्रेक मिलता है, एक गैप मिलता है आपके पास, एक संडे का दिन एक्स्ट्रा आपको मिल जाता है।
आप अगर टाइम टेबल उठाएंगे तो आइडियल यही है कि आप 1 2 3 4 ये 4 पेपर्स दें, ताकि आपके पेपर जो है वो आखिरी जो पेपर वाला वीक है उसमें स्प्रेड वे में हो प्रॉपरली। और जब वो स्प्रेड प्रॉपरली वे में होंगे तो आपको रिवीजन का प्रॉपर अप्रोप्रिएट टाइम हासिल हो रहा होगा। अच्छा सर, मुर्तजा ने अपनी जो स्क्रीन है उसको भी शेयर किया हुआ है, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर उन्होंने एग्जाम शेड्यूल, एग्जाम टाइम टेबल भी मेंशन किया हुआ है। और इसमें आप ये देखें कि सबसे पहले 1 है, फिर 8 है, फिर 4 है, फिर 5 है, फिर 2, फिर 7, फिर 3 और फिर 6। अब इसमें अगर आप इस चीज को नोट करते हैं कि जो डीएसआर का पेपर है, जो डीएसआर का पेपर है, जो कैफ 3 का पेपर है, वो मंडे को हो रहा है। और उससे पिछला जो ग्रुप ए का पेपर है वो फ्राइडे को हो रहा है। उससे पिछला जो ग्रुप ए का पेपर है वो फ्राइडे को हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास सैटरडे पूरा होगा जिसमें आप डीएसआर पढ़ सकते हैं। इसका मतलब ये हो गया कि आपके पास संडे पूरा होगा जिसमें आप डीएसआर पढ़ सकते हैं। आप फ्राइडे को टेक्स्ट का पेपर देकर आएंगे, फिर कुछ टाइम होगा आपके पास डीएसआर का पेपर पढ़ने के लिए। तो भाई मेरी मेरी रिकमेंडेशन ये होगी, और इस रिकमेंडेशन पर सर मुर्तजा सर इब्राहिम अपना भी इनपुट देंगे। मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप उसी पैटर्न को फॉलो करें जो आईकेप ने आपको बताया हुआ है। इससे आपको फायदा ये होगा कि डीएसआर का जो पेपर है, देखिए डीएसआर का आपने मैक्सिमम एडवांटेज अगर लेना है एग्जाम शेड्यूल का, तो आप डीएसआर का पेपर की जो प्लेसमेंट देखते हैं वो मंडे वाले दिन है। कैफ 3 का जो पेपर आ रहा है वो सेकेंड मंडे वाले दिन है, आप मैक्सिमम बेनिफिट ले सकेंगे। तो ये मेरी आप सबको जो है वो जितने भी बच्चे पीआरसी से ग्रुप ए की तरफ आ रहे हैं उनके लिए सजेशन थी। अब कुछ बातें सर मुर्तजा करेंगे, सर इब्राहिम आप लोगों से करेंगे इंशाल्लाह ताला। और जब हम तीनों टीचर्स जो है वो आपसे 10 10 15 15 मिनट थोड़ी डिस्कशन कर लेंगे, फिर हम एक ओपन क्वेश्चन एंड आंसर्स का सेशन स्टार्ट करेंगे। सर मुर्तजा अगर आप सुन रहे हो तो आप टेक ओवर कर लें। मैं बस यार एक चीज, आपने जो पूरा एक गाइडेंस दी है, और ऑब्वियसली आप पीआरसी के बच्चों के साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होते हैं, तो उनकी उनका बिहेवियर, उनकी साइकोलॉजी आप बड़ा क्लियरली जानते हैं। मेरा जो एक छोटा सा सवाल है वो ये है कि अगेन जो आपने बताया कि यार ग्रुप ए ग्रुप बी की जो वो एक एक रेड लाइन थी उसको एलिमिनेट कर दिया गया है, और बच्चे के पास ऑप्शन है, लेकिन वो खुद आई के मेरे ख्याल से अपनी गाइडेंस में कहता है कि जी इट इज रिकमेंडेड कि आप FR1 का पेपर दें, उसके बाद आप FR2 की तरफ जाएं। आप नीचे जो है वो FR2 का पेपर अटैम्प्ट करें या FR2 के साथ ऑडिट का पेपर अटैम्प्ट करें। और सेकंड चीज जो ये आपने गैप एनालिसिस किया है, आई थिंक इट मेक्स सेंस कि बच्चा पहला पेपर अगर FR, और जो आपने कहा कि यार 4 पेपर देने चाहिए जिस तरह का कंपटीशन है, पहला पेपर FR का है, आपके पास उससे पहले पूरा हफ्ता है, आप जितना चाहे रिवाइज कर सकते हैं। सेकंड चीज, आपके पास 1 से 1.5 दिन का गैप है जिसमें आप आराम से बी लॉ सी लॉ वाले जो पेपर है उसको कवर कर सकते हैं। फिर आपके पास टैक्स के लिए अच्छा खासा गैप है 1 से 1.5 दिन का, जिसमें आप जो है टैक्स को रिवाइज करते हो। टैक्स के अंदर कंप्यूटेशन भी है, कैलकुलेशन भी है, थ्योरी भी है। और फिर DSR जो कि एक बहुत ज्यादा लेंथी सब्जेक्ट है, तो आपके पास एक सफिशिएंट टाइम होगा जिसमें आप बैठ के, और नॉर्मली भी आप जब एक हफ्ते तक कंटिन्यूसली पेपर दे रहे होते तो एंड के पेपर में एफिशिएंसी आपकी थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो वहां पे जो एक एक्स्ट्रा डे आपको मिल रहा है वो अपनी एनर्जी को रिवाइव करने का, रिस्टोर करने का, और फिर जाके पेपर अटेम्प्ट करने का, तो इट मेक्स गुड स्ट्रेटेजी। एक चीज आपने कही यार 4 पेपर का, तो सर MQ मेरा बस आपसे यार एक छोटा सा सवाल ये है कि खुद आप माशाल्लाह खुद एक गोल्ड मेडलिस्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट, और बहुत से स्टूडेंट्स आपके माशाल्लाह गोल्ड मेडल सिक्योर करते हैं, और आपने फर्स्ट अटेम्प्ट ही जो है वो CA किया है। और जिस जमाने में हमारे जमाने में सी होता था उस वक्त तो ये होता था जी मॉड्यूल है और मॉड्यूल पूरा देना है, चाहे वो 3 पेपर हो, 2 पेपर हो, 4 पेपर हो। तो यार आप इस चीज को किस तरीके से बच्चों को, मतलब वो जो आपका एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पर आप क्या गाइडेंस देते हैं बच्चों को 3 पेपर और 4 पेपर का? और सेकंड चीज है, जो ग्रुप ए में हमारे पास सब्जेक्ट्स है, ग्रुप बी में जो सब्जेक्ट्स है, फिर उसके बाद जो फाइनल में सब्जेक्ट है, तो एक चीज जो बहुत ज्यादा मैटर करती है वो कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कि अभी जो मैं आप और सर MQ यहाँ पर हैं, तो वही हम जो है वो ग्रुप बी में भी है, फिर वही हम CA फाइनल में भी है, और एक सेम मेथडोलॉजी और टेक्निक और टेक्नोलॉजी और स्मार्ट क्लासेस के थ्रू पूरी चीजों को हम कवर कर रहे हैं। तो यार आप किस तरीके से ये 2 3 चीजों के ऊपर अगर थोड़ा सा बच्चों को गाइडेंस प्रोवाइड कर दें प्लीज। जी बिल्कुल। मुझे एक चीज़ बस कंफर्म कीजिएगा, आप लोगों के पास ऑडियो क्लियर है मेरी? बिल्कुल सर, क्लियर है। ज़बरदस्त। अच्छा देखिए सर, तहा ने आप लोगों को पेपर सिलेक्शन के हवाले से या नंबर ऑफ पेपर ऑफ सिलेक्शन के हवाले से प्रॉपरली गाइड किया कि हमें एक तो पहले कितने पेपर्स देने चाहिए, कंसिडरिंग कि हम किस कॉम्पिटिटिव मार्केट में ऑपरेट कर रहे हैं, किस जियोपॉलिटिकल सिचुएशन में ऑपरेट कर रहे हैं। और फिर हमें पेपर सिलेक्शन किस तरह से करनी चाहिए कि हमारे पास जो है ना पेपर्स में गैप इस तरह से बन रहा हो कि हम उन गैप्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सके। देखिए
एक पॉइंट ऑफ टाइम था जब आईकेप का स्टूडेंट पेपर सेलेक्ट कर रहा होता था तो उसके पास कोई ऑटोनॉमी नहीं होती थी, मॉड्यूलर सिस्टम हुआ करता था। जो भी मॉड्यूल है, जैसे सर इब्राहिम ने डिस्कस किया कि हमें कंप्लीट मॉड्यूल देना ही था, चाहे वो मॉड्यूल ए हो, बी हो, सी हो, तो हमारे पास एक ऑटोनॉमी नहीं होती थी। बस आईकेप ने कॉम्बो बना के दिया हुआ है, हमने वो सेलेक्ट करना है। लास्ट अटेम्प्ट तक आईकेप ने ऑटोनॉमी इस सेंस में दी हुई थी कि ग्रुप ए ग्रुप बी की पार्टीशन की हुई थी कि आपने पहले ग्रुप ए के एटलीस्ट 2 पेपर्स पास करने हैं तो ही आप ग्रुप बी में जा सकोगे। लेकिन कंसिस्टेंटली स्टूडेंट की तरफ से एक प्रेशर था आईकेप के ऊपर कि ये ग्रुप की वजह से हमारी अटेम्प्ट्स अननेसेसरीली ज्यादा लग रही होती है, हम ग्रुप ए के पेपर के साथ ग्रुप बी में उलझ जाते, तो हमें ये ऑटोनॉमी चाहिए कि हम अपनी मर्जी से जो ना ग्रुप ए से लेकर ग्रुप ई बी 1 से लेकर 8 तक अपनी मर्जी से पेपर सेलेक्ट करें। तो आईकेप ने आपकी बात मानते हुए, आपको कंसिडर करते हुए इस चीज की ऑटोनॉमी अब दे दी है कि भाई अब आप सेलेक्ट करेंगे कि आपने कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक कौन सा पेपर देना, आप अपनी मर्जी से पेपर सेलेक्ट करें। लेकिन इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि हम कोई ऐसा एब्सर्ड सा कॉम्बिनेशन या कोई एब्सर्ड सी सिलेक्शन कर देंगे जो कि अल्टीमेटली हमें फ्लंक कर रही हो या अल्टीमेटली जो है ना हमारे रिजल्ट्स खराब कर रही हो। देखिए, एक मिसाल है जो मैं हमेशा अपने स्टूडेंट्स को भी देता हूँ कि जब कोई बच्चा पैदा होता है ना, तो उसे भी पहले दिन गोश्त नहीं खिला दिया जाता, क्योंकि अगर आज बच्चा पैदा हुआ है उसे पहले दिन ही गोश्त खिला दिया जाएगा तो उसको तो फूड पॉइजनिंग हो जाएगी, वो बीमार हो जाएगा। क्योंकि वो अभी दुनिया में बिल्कुल आया है, पहले वो माँ का दूध पिएगा, फिर वक्त के साथ साथ पानी पिएगा, फिर वक्त के साथ साथ थोड़े मसाले चखेगा, फिर वक्त के साथ साथ आएगा कि वो सब्जी भी खाने लगेगा, गोश्त भी खाने लगेगा, एक वक्त आएगा कि वो इंसानों को भी खाने लग जाएगा। तो इसी तरीके से जो ये आपकी प्रोफेशनल जर्नी है ना, ये भी आपकी एक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में चलनी चाहिए। ऐसा ना हो कि हम कोई बिल्कुल एब्सर्ड सिलेक्शन सेलेक्ट कर रहे हो। आईकेप ने इसके हवाले से आपको एक ऑटोनॉमी तो दी कि आप कैफ 1 से लेकर कैफ 8 के अंदर कोई भी पेपर सेलेक्ट करें, लेकिन आईकेप ने कुछ रिकमेंडेशन भी दी है। और वो रिकमेंडेशन ये दी है कि आप कैफ 1 कैफ 6 से पहले अटेम्प्ट करें, यानी कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग से पहले अटेम्प्ट करें, क्योंकि ये क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बनती है। यहाँ पर आप बेसिक अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो, फिर जाकर आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग में एडवांस अकाउंटिंग के स्टैंडर्ड्स पढ़ते हो। आईकेप ने एक रिकमेंडेशन दी है कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग को बिजनेस इंसाइट एनालिसिस से पहले पढ़ा जाए, क्योंकि इस पर सर तहावे से ज्यादा डिटेल में बात कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पर कॉस्टिंग मैनेजमेंट अकाउंटिंग की चीजें हैं, यहाँ पर उसी का हाई लेवल एनालिसिस हो रहा होता है। इसी तरीके से ऑडिट और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है। मैं हमेशा बच्चों को ये रिकमेंड करता हूं कि यार अगर तुम ऑडिट का पेपर दे रहे हो तो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग या तो तुमने लास्ट अटेम्प्ट में पढ़ रखा हो, मैं ये नहीं कह रहा पास कर लिया हो, लेकिन एटलीस्ट लास्ट अटेम्प्ट में कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग पढ़ रखा हो। या अगर आज इस अटेम्प्ट में ऑडिट दे रहे हो तो फिर इस अटेम्प्ट में इसी के साथ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर जरूर सेलेक्ट कर रहे हो। यानी कि अगर तो सीआर पढ़ लिया है या पास कर लिया है तो ऑडिट देना परफेक्ट है। या अगर ऑडिट इस अटेम्प्ट में देना तो फिर इस अटेम्प्ट में ऑडिट के साथ साथ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर भी होना चाहिए। तो पेपर कॉम्बिनेशन के हवाले से या पेपर सिलेक्शन के हवाले से बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है। देखो, मैं ये समझता हूं कि आपने अपने पेपर सेलेक्ट करते वक्त दो चीजों को कंसिडर करना है। नंबर 1, गैप्स, कि आप पेपर्स को इस तरह से सेलेक्ट करें कि आपके पास पेपर्स के दोनों में गैप आ रहे हो। एंड नंबर 2, आपका एक रीजनेबल बैलेंस कॉम्बिनेशन बन रहा हो। सर क्या मतलब बैलेंस कॉम्बिनेशन बन रहा हो? यानी आप पेपर इस तरह से सेलेक्ट करें कि आपके पास थ्योरी और नंबर्स का एक बैलेंस कॉम्बो बन रहा हो। अगर फॉर एग्जांपल कि हम 3 पेपर या 4 पेपर्स दे रहे तो कोशिश ये करें, मैं ये नहीं कह रहा ये हर सिचुएशन में पॉसिबल होगा कि भाई 2 पेपर थ्योरी के हो गए, 2 पेपर न्यूमेरिकल के हो गए, या 1.5 पेपर न्यूमेरिकल का हो गया, 2.5 पेपर थ्योरी का हो गया, या 1.5 पेपर थ्योरी का हो गया, 2.5 पेपर न्यूमेरिकल का हो गया। इस तरह का सिलेक्शन सेलेक्ट करें। इस तरह का एब्सर्ड सिलेक्शन मत सर्च कीजिएगा, सेलेक्ट कीजिएगा कि आप एक अटेम्प्ट में चारों थ्योरी दे रहे हैं या चारों न्यूमेरिकल दे रहे हैं या 3 थ्योरी 1 न्यूमेरिकल दे रहे हैं। फोर्सफुल सिचुएशन में शायद ऐसा भी करना पड़ जाए, लेकिन रिकमेंडेड ये होगा कि आपने जो है ना कॉम्बिनेशन इस तरह से सेलेक्ट करना है कि आपके पास मैक्सिमम गैप्स बन रहे हो और बैलेंस कॉम्बिनेशन हो बिटवीन थ्योरी एंड नंबर्स। लाइक अगर मेरे पास मैं एफएआर सेलेक्ट कर रहा हूं तो फिर मैं डीएसआर या लॉ में से कोई एक पेपर सब्जेक्ट सेलेक्ट करूं ताकि थ्योरी कॉम्बिनेशन का एक सिक्रोनाइजेशन बन रही हो। इसी तरीके से चीजें आपकी आगे चल रही होगी। अब देखिए, 4 सब्जेक्ट्स को कैसे लेके चलना है इस पर तो मैं बात करूंगा ही। कॉम्बिनेशन कैसे बनाना है, देखिए अगर आपकी पीआरसी अभी आपने दिया है, पीआरसी की क्वालिफाई का अटेम्प्ट दिया है, या आपका पीआरसी का एक आधा पेपर रह गया, यानी कि आप अटेम्प्ट के अंदर अगस्त के अंदर अपनी कैफ की पहली अटेम्प्ट दे रहे हो, तो आपने ग्रुप बी के पेपर्स के बारे में फिलहाल नहीं सोचना। आपने ग्रुप बी के पेपर्स के बारे में यानी कि कैफ 5 से लेकर कैफ 8 के बारे में नहीं सोचना। आपके पास ऑप्शन कैफ 1 से लेकर कैफ 4 का ही होना चाहिए कि मैं कैफ 1 2 3 4 में से कोई एक पेपर सेलेक्ट करूंगा। इफ यू आर गोइंग फॉर 4 पेपर्स, आप कैफ 1 से लेकर कैफ 4 तक आंख बंद करके सेलेक्ट कर लोगे। मंडे आपका एफएआर 1 का पेपर होगा, वेडनेसडे आपका बिजनेस लॉ का पेपर होगा, फ्राइडे आपका टैक्स का पेपर होगा, सैटरडे और संडे के गैप के बाद आपका डीएसआर का पेपर होगा।
अगर आप 3 पेपर सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप 3 पेपर सेलेक्ट कर रहे हो, अगेन मैं इस पे बात करूंगा कि 3 पेपर या 4 पेपर की तैयारी किस तरह से होगी। अगर आप 3 पेपर सेलेक्ट कर रहे हो तो FAR, बिजनेस लॉ, टैक्स और DSR। अब मेरी रिकमेंडेशन ये होगी कि आप FAR और DSR का पेपर तो दें, बिजनेस लॉ और टैक्स में से कोई एक पेपर दे दें। इफ यू आर गोइंग फॉर 3 पेपर्स तो FAR और DSR का पेपर्स तो देना ही चाहिए, बिजनेस लॉ और टैक्स में से कोई एक पेपर देना चाहिए। सर हम बिजनेस लॉ, टैक्स और FAR ना दें, देखो देने को दे सकते हैं, लेकिन चूंकि ये दोनों लीगल सब्जेक्ट हो जाएंगे, चूंकि ये दोनों लॉ के सब्जेक्ट हो जाएंगे, तो मुझे लगता है थोड़ी पढ़ाई डल हो जाएगी। तो इसलिए मैं कॉम्बिनेशन ऐसे बना रहा हूँ कि यार ये कंप्लीटली न्यूमेरिकल पेपर है, ये कंप्लीटली थ्योरेटिकल पेपर है, और ये दोनों लीगल सब्जेक्ट है, तो मैं दोनों लीगल सब्जेक्ट में से कोई एक लीगल सब्जेक्ट पिक कर लूँ, एक लीगल सब्जेक्ट फिर मैं अगली अटेम्प्ट में ग्रुप बी के पेपर्स के साथ दे दूंगा। तो अगर आपकी कैफ की पहली अटेम्प्ट है, 4 पेपर्स है, तो 1 2 3 4 3 पेपर्स हैं, तो 1 2 और इनमें से कोई एक सेलेक्ट कर लिया। अगर कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, अगर कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट है, फिर तो कोई दो राय नहीं है। अगर आप बिल्कुल कैफ की क्वालिफाइंग अटेम्प्ट दे रहे हो, आपके 2 पेपर, 3 पेपर या 4 पेपर जो भी रह गए, फिर आप रिमेनिंग पेपर्स दे रहे हो। एक मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट ने सवाल पूछा कि सर हमने ग्रुप ए के 3 पेपर्स दे रखे, हमने स्प्रिंग 2026 में ग्रुप ए के 3 पेपर्स दे रखे, अब हमें ग्रुप ए का एक रिमेनिंग पेपर देना है और ग्रुप बी के पेपर्स देने हैं। अब हमें ग्रुप ए का एक रिमेनिंग पेपर्स देना है और ग्रुप बी के पेपर्स देने हैं। यहां पर मैं समझता हूं कि आपकी क्रिटिकल डिसीजन मेकिंग होगी। देखिए अगर आपने ग्रुप ए के 3 पेपर दे रखे हैं, तो जो ग्रुप ए का एक रिमेनिंग पेपर है वो आप दे रहे होगे। फॉर एग्जाम्पल एक बच्चे ने लास्ट अटेम्प्ट में FAR, बिजनेस लॉ और DSR दे रखा था, या FAR, टैक्स और DSR दे रखा था, तो जो भी उसका ग्रुप ए का एक पेपर रह गया वो दे रहा होगा। अब वो ग्रुप बी के पेपर्स जो सेलेक्ट करे वो ऐसे सेलेक्ट करे कि उसके पास गैप बन रहा हो, उसके पास गैप बन रहा हो। फॉर एग्जाम्पल मैं एक एग्जाम्पल से समझाता हूं। मेरे पास एक बच्चे का मैसेज आया कि सर मैंने लास्ट अटेम्प्ट में FAR और DSR दे रखा है, और मैं इस दफा बिजनेस लॉ और टैक्स तो दूंगा ही, मुझे बताया मैं ग्रुप बी का कौन सा पेपर सेलेक्ट करूं, मुझे बताया मैं ग्रुप बी का कौन सा पेपर सेलेक्ट करूं। मैं रिपीट कर रहा हूं, उसने FAR दिया हुआ था, DSR दिया हुआ था लास्ट अटेम्प्ट में, इस अटेम्प्ट में उसको बिजनेस लॉ देना है, इस अटेम्प्ट में उसको टैक्स देना है, और वो ग्रुप बी का एक सब्जेक्ट पिक करना चाहता है। तो मैंने कहा देखो ग्रुप बी में तुम BIA नहीं दे सकते क्योंकि तुमने मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़ी, तुम ऑडिट अभी नहीं दे सकते क्योंकि तुमने कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग नहीं पढ़ा। अब तुम्हारे पास ऑप्शन बच जाता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का और कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का। अगर तुम मैनेजमेंट अकाउंटिंग देते हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन ये तुम्हारे 3 दिन लगातार पेपर हो जाएंगे, तो दिस इज नॉट द वाइज डिसीजन। तो फिर मैंने उसको रिकमेंड किया कि तुम बिजनेस लॉ और टैक्स के साथ कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग का पेपर दो। तो आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन, अगेन हर सिनेरियो अलग होगा, हर केस टू केस स्टूडेंट का अलग होगा, लेकिन आपने सब्जेक्ट सिलेक्शन इस तरह से करनी है कि आप गैप्स, और अगेन गैप्स उसी वक्त आप डिटरमाइन कर पाएंगे जब आपको शेड्यूल पता हो। इस अटेम्प्ट के अंदर जनरली हमारे पास ऑटम के अटेम्प्ट के अंदर सितंबर के फर्स्ट वीक में एग्जाम हुआ करते थे, लेकिन ICAP ने यहाँ पर थोड़ी सी चेंजेस की है कि अब जो आपकी ऑटम अटेम्प्ट के एग्जाम होंगे वो अगस्त के थर्ड वीक में हो रहे होंगे। तो इस अटेम्प्ट के जो एग्जाम्स है वो 17 अगस्त 2026 पे स्टार्ट हो रहे होंगे। तो आपने इन दोनों चीजों को रखते हुए अपने पेपर्स की सिलेक्शन करनी है। अब आते हैं कि सर हम कैसे डिसाइड करें कि हाउ मैनी सब्जेक्ट्स, हम कैसे डिसाइड करें कि यार हमारे लिए 3 सब्जेक्ट फिजिबल है, हमारे लिए 4 सब्जेक्ट फिजिबल है, हमारे लिए 2 सब्जेक्ट फिजिबल है। कैसे मैं डिटरमाइन करूं कि मैं कितने सब्जेक्ट्स पढ़ सकता हूं। देखिए एक मशहूर सी कहावत है, मैं हमेशा अपनी हर सब्जेक्ट की ओरिएंटेशन के अंदर कहता हूं कि फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। यानी कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, यानी कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं करते, तो ये एक तरीके से आप अपने फेलियर की प्लानिंग कर रहे हो, यानी कि ये एक तरीके से आपके पेपर, अपने अपने फेलियर की प्लानिंग की जा रही है। तो सबसे पहले आपने प्लानिंग करनी है कि यार मैं जो डिसाइड कर रहा हूं क्या वो फिजिबल है, क्या वो वर्केबल है, क्या वो मेरे लिए काम करेगा या नहीं करेगा। और इसके लिए सिंपल सी हम मैथ्स अप्लाई करेंगे। सर सिंपल सी मैथ्स की अप्लाई करेंगे। सर हम अभी मार्च के एंड में बैठे हुए हैं, हम अभी मार्च के एंड में बैठे हुए हैं, हमारे पास अप्रैल का महीना है, हमारे पास मई का महीना है, हमारे पास जून का महीना है, हमारे पास जुलाई का महीना है, और हमारे पास अगस्त के कोई 16 दिन है। मार्च के अप्रैल में है, सॉरी, हाँ मार्च के एंड में है, अप्रैल मई जून जुलाई और अगस्त की 17 तारीख को पेपर है। पिछले 10 सालों की टीचिंग जर्नी में जब मैं एज ए स्टूडेंट पढ़ता था, जब मैंने एज ए टीचर लोगों को पढ़ाया, हमारी हर दफा ये एक रिकमेंडेशन होती है कि यार आपने अपनी प्लानिंग एटलीस्ट इस तरह से लेकर चलनी है कि कम से कम पेपर से 1 महीने पहले आपका कोर्स कंप्लीट हो चुका हो, कम से कम पेपर से 1 महीने पहले आपके लेक्चर्स, आपकी कवरेज कंप्लीट हो चुकी हो। 1 महीना वी बिलीव इज अ रीजनेबल टाइम कि आप अपनी चीजों को प्रॉपरली समेट सको, आप अपनी चीजों को प्रॉपरली रिवाइज कर सको।
पेपर से 1 महीने पहले तो कम से कम हमारा कोर्स कंप्लीट होना चाहिए, उससे कम में गुजारा नहीं होगा, ताकि हम आखिर के 1 महीने में चीज़ों को प्रॉपरली रिवाइज करें, एडिशनल पास पेपर्स की प्रैक्टिस करें, रिवीजन सेशन, वर्कशॉप सेशंस वगैरह अटेंड करें। तो अगर हमारा पेपर इस अटेम्प्ट में 17 अगस्त से स्टार्ट हो रहा है, तो कम से कम भी मैं समझता हूं कि हमें 17 जुलाई 2026 से पहले पहले अपने कोर्स कंप्लीट करने हैं। ये मैं कम से कम की बात कर रहा हूं। अगर टारगेट रखते हैं कि 30 जून तक कोर्स कंप्लीट करना है, वेल एंड गुड है। अगर जून के एंड तक का टारगेट है तो वेल एंड गुड है, लेकिन कम से कम भी 17 जुलाई 2026 तक हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है। अब अगर 17 जुलाई तक हमें अपना कोर्स कंप्लीट करना है, तो हमारे पास इफेक्टिवली दिन कितने हैं? सर हमारे पास अप्रैल के 30 दिन, मई के 31 दिन, जून के 30 दिन और जुलाई के हम 15 दिन लगा लेते हैं। तो ये तकरीबन हमारे पास बन गए 105 दिन। ये तकरीबन हमारे पास बन गए 105 दिन। अच्छा, सोने पे सुहागा, ये अटेम्प्ट भी ऐसी आ रही है कि अभी तो हमारे पास एक ईद खत्म हुई है, अब हमारे पास जो है बकरा ईद आएगी, उसके बाद फिर मुहर्रम की छुट्टी आएंगी, और फिर चूंकि मानसून सिचुएशन चल रहा है तो बारिश की वजह से भी छुट्टियां आएंगी, या इंटरनेट या लाइट के मसले रहेंगे। और अभी जो अनफॉर्चुनेटली एक जियो पोलिटिकल सिचुएशन चल रही है, वी डोंट नो कि क्या इसके इश्यूज आएंगे इंटरनेट के हवाले से, स्मार्ट लॉकडाउन के हवाले से, ट्रैवलिंग के हवाले से। तो बहुत सारी पंचायतें हैं। तो मैं समझता हूं कि इस 105 में से भी आप 15 दिन को डिस्काउंट कर दें। आप 15 दिन को वैसे ही हटा दें तो आपके पास इफेक्टिवली शायद 90 दिन बचते हैं। 15 दिन में लगा लेता हूं कि भाई 2-3 दिन ईद के लगा दिए, 2-3 दिन मुहर्रम के लगा दिए, बाकी लॉकडाउन, ट्रैवलिंग, इंटरनेट के इश्यूज वगैरह लगेगा, तो इफेक्टिवली मुझे लगता है कि हमारे पास 90 या चलो 100 दिन अवेलेबल हैं। अब सिंपल सी मैथ्स है। देखो, कोई भी आप सब्जेक्ट उठाओ, इस सब्जेक्ट में दो चीजें हैं। एक है लेक्चर आवर्स और एक है सेल्फ स्टडी। ये दोनों चीजें किसी भी सब्जेक्ट के हवाले से मस्ट है। इसके बगैर गुजारा नहीं है, इसके बगैर पेपर पास नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं लेक्चर्स ना लूं, सिर्फ सेल्फ स्टडी करूं तो मेरा पेपर पास हो जाएगा। ऐसा नहीं हो सकता कि मैंने लेक्चर्स ले ली लेकिन कोई सेल्फ स्टडी नहीं की तो भी मेरे पेपर पास हो जाएगा। नहीं, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। और इनका रेशियो जनरली यूं होता है कि जनरली एक सब्जेक्ट के अंदर जितने लेक्चर्स आ रहे हैं ना, उतनी ही तकरीबन आपको सेल्फ स्टडी करनी पड़ती है। क्या मतलब सर, हम समझे नहीं। मैं सिंपली ये कह रहा हूं कि अगर फॉर एग्जाम्पल टेक्स टेक्स का कोर्स 90 आवर्स का है, टेक्स का कोर्स 90 आवर्स का है, तो 90 आवर्स के लेक्चर्स के साथ कम से कम आपको 90 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगी। यानी कि टेक्स्ट को प्रिपेयर करने के लिए इन टोटल आपको 180 आवर्स रिक्वायर्ड होंगे। अगर टेक्स्ट का कोर्स 90 आवर्स का है तो कम से कम आपको टेक्स्ट के 90 आवर्स के कोर्स के साथ 90 आवर्स की सेल्फ स्टडी भी करना पड़ेगी। सिर्फ लेक्चर्स में मैं या कोई और अल्लाह का फरिश्ता अगर आपको कितना ही अच्छा डिलीवर क्यों ना कर दे, जब तक आप अपनी सेल्फ स्टडी, सेल्फ प्रैक्टिस, सेल्फ रिवीजन नहीं करेंगे, आपका पेपर पास नहीं होगा। तो दोनों चीजें पैरेलल चलेगी। FAR 1 का सब्जेक्ट है, DSR का सब्जेक्ट है, कोई और कैफ का सब्जेक्ट है, तो जितने लेक्चर्स आ रहे हैं तकरीबन उतनी ही तुम्हें सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। अब सिंपल सी इक्वेशन है, सर मेरे पास 90 दिन अवेलेबल है। मैं अगर एक सब्जेक्ट को उठाऊं, लेट से किसी भी सब्जेक्ट को उठाऊं, ऑन एन एवरेज अगर तुम कैफ में देखोगे ना, तो कैफ के सब्जेक्ट्स की जो स्मार्ट क्लासेस है वो मेरे ख्याल है कि 70 to 90 आवर्स के दरमियान है। किसी सब्जेक्ट की 75 होगी, किसी सब्जेक्ट की 80 होगी, किसी सब्जेक्ट की 90 होगी, किसी सब्जेक्ट की 95 होगी, या किसी सब्जेक्ट की 60 आवर्स की होगी। लेकिन ऑन एन एवरेज आपको 70 to 90 आवर्स के दरमियान एक सब्जेक्ट की जो है ना लेक्चर आवर्स मिल जाएंगे इन स्मार्ट क्लासेस। तो अब आपको पता है कि यार अगर मेरे पास 90 दिन है, और अगर मैं 3 सब्जेक्ट्स की तरफ जाता हूं, और अगर मैं 3 सब्जेक्ट्स की तरफ जाता हूं, तो मुझे कितना हो गया, 270 घंटे के लेक्चर्स लेने होंगे, तकरीबन 270 घंटे की सेल्फ स्टडीज करना होगी। यानी कि तकरीबन तकरीबन मेरे ख्याल ये बन गया 540 आवर्स। अगर मैं 4 सब्जेक्ट्स की तरफ जाता हूं, तो 90 मल्टीप्लाई बाय 4, 360 आवर्स के लेक्चर्स, 360। अच्छा, ये सारी चीजें ना मैं मैक्सिमम साइड पे लेके जा रहा हूं ताकि आपकी प्लानिंग के अंदर कोई फ्लो ना आए। हो सकता है कि आपको कोई सब्जेक्ट 85, 80, 75, 70, 65 आवर्स का भी नजर आ जाए, लेकिन 90 मैंने मैक्सिमम साइड पे इसलिए लिया क्योंकि 90 से ज्यादा कोई सब्जेक्ट है नहीं। तो अगर मैं 4 सब्जेक्ट की तरफ जाता हूँ, तो मुझे 90 इंटू 4 360 आवर्स के लेक्चर्स कवर करने हैं, 90 इंटू 4 360 आवर्स की सेल्फ स्टडी कवर करनी है। तो तकरीबन मुझे टोटल 720 आवर्स कवर करने हैं। अब देखो, जब आप इस 720 को देखते हो ना, तो यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील होता है, या मैं वो टर्म इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, लेकिन हमें डर लग रहा होता है
कि सर 720 घंटे कैसे भरेंगे अगले 2.5-3 महीने के अंदर, 3.5 महीने के अंदर। लेकिन इस बड़े नंबर को ना देखें, आपके पास 90 दिन है। अगर मुझे 90 डेज में 720 आवर्स पढ़ना है तो मैं सिंपली 90 को डिवाइड करूं 720 से, सर ये बनते हैं 8 घंटे, ये बनते हैं 8 घंटे। अब अपने आप से सवाल करें, आप एक ऐसी प्रीमियम सुप्रीम क्वालिफिकेशन को हासिल करने जा रहे हैं जो कि आने वाले वक्तों में आप लोगों की जिंदगी बदल देगी। मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंसी, भले पाकिस्तान के हालात कैसे हैं, भले जियो पोलिटिकल सिचुएशन कैसी है, सिचुएशन हमारे पास कैसी है, लेकिन स्टिल राइट नाउ चार्टर्ड अकाउंटेंसी इज वन ऑफ द सुप्रीम क्वालिफिकेशन इन पाकिस्तान। अगर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो किसी महफिल में या फाइनेंशियली पाकिस्तान में आप टॉप 1% या 1% से भी कम परसेंट लोगों में आ रहे होंगे। तो अगर आप एक ऐसे प्रोफेशनल करियर को चूज कर रहे हैं, जो एक ऐसी क्वालिफिकेशन को परस्यू कर रहे हैं जो कि इतनी सुप्रीम है, इतनी प्रीमियम है, आपको इतने प्रिविलेज लेस देन 1% पॉपुलेशन के अंदर लेकर जाएगी, और अगेन ये आपका करियर है, ये आपकी जिंदगी है, ये आपके फ्यूचर की बात है, तो क्या मैं पर डे बेसिस पे 8 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकता हूं? और सिंपल सी मैथ्स है, मैं कोई यहाँ पर मोटिवेशनल बात या जज्बाती बात नहीं कर रहा, मैं बिल्कुल प्लानिंग कर रहा हूं। अगर तुम्हें लगता है कि तुम अगले 100 दिन अपने पढ़ाई को 8 घंटे दे सकते हो, देखो दिन में तुम्हारे पास 24 घंटे हैं, 24 घंटों में से तुम 8 घंटे सोते भी हो, बाकी 8 घंटे खाने पीने के, वॉशरूम के, दोस्तों में चाय पीना, जिम जाना, ये सारी चीज भी करते हो, तो दिन का 1/3 हिस्सा अगर तुम अपनी पढ़ाई को देते हो तो तुम्हारे पास सिंपल सी मैथ्स बन रही है, तुम 4 सब्जेक्ट्स मैनेज कर सकते हो। इसमें मैंने बहुत सारी प्रैक्टिकल लिमिटेशंस वैसे ही अकाउंट फॉर की हुई है। सारे सब्जेक्ट्स 90 घंटों के नहीं है। मैंने 15 दिन यहाँ पे हटा दिए। मैं 15 जुलाई को कोर्स एंड कर रहा हूँ ताकि 15 जुलाई से लेकर 17 अगस्त तक तुम्हारे पास 1 महीना रिवीजन का भी हो। मैं तुमसे सिर्फ क्या मांग रहा हूँ कि यार अगले 90 दिन, अगले 100 दिन क्या तुम 8 घंटे डेली बेसिस पे पढ़ सकते हो? इफ यस, गो फॉर 4 सब्जेक्ट्स। अगर तुम्हें लगता है नहीं सर मैं 8 घंटे नहीं पढ़ सकता, लेट से कोई बंदा जॉब के साथ साथ पढ़ाई कर रहा है, कोई बंदा डेली बेसिस पे ट्यूशन पढ़ाता है उसके साथ काम कर रहा है, कोई बंदे के घर पे या उसके वालिद साहब के बिजनेस में उसको असिस्ट करना पड़ता है, उसको लगता है मैं 8 घंटे नहीं दे सकता, मैं 6 घंटे अपनी पढ़ाई को दे सकता हूँ, तो फिर यहाँ पर जज्बाती होकर 4 सब्जेक्ट्स लेने की होशियारी नहीं करनी। यहाँ पर प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखें, अपनी प्रैक्टिकल सिचुएशन को देखें, फिर भले आप 3 सब्जेक्ट की तरफ जाएं। लेकिन मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स जो यहाँ पर बैठे हुए, मैं समझता हूँ कि आप सारे के सारे नहीं, 80-90% लोग फुल टाइम स्टूडेंट है जिनके पास पढ़ाई के अलावा फिलहाल कुछ नहीं है। तो दिन में 8 घंटे आपने अपनी पढ़ाई को देना है, आप 4 सब्जेक्ट्स इजीली अभी भी उठा सकते हो। और ये सारी चीजें इसीलिए पॉसिबल है क्योंकि अब हमारे पास स्मार्ट क्लासेस की टेक्नोलॉजी है कि जहां पर 150-200 घंटे के कोर्सेस आपके 90 आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। और ये 90 आवर्स सिर्फ ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट है, इस 90 आवर्स के अंदर कॉन्सेप्ट भी 100% है, प्रैक्टिस भी मैक्सिमम है, और पिछली 10-12 अटेम्प्ट के पास पेपर्स कवर किए गए। ऐसा नहीं है कि 90 आवर्स में लेक्चर्स की कह रहा हूं और पास पेपर्स अलग होंगे, नहीं, इन 90 आवर्स के अंदर आपको मैक्सिमम कॉन्सेप्ट भी डिलीवर किए गए, मतलब हर सारे कॉन्सेप्ट, सारी प्रैक्टिस और पिछली 10-12 अटेम्प्ट के पास पेपर्स, ये सब कुछ मिला जुलाकर 90 आवर्स के लेक्चर्स बन रहे हैं। इसके ऊपर मैं तुमसे 90 आवर्स की सेल्फ स्टडी डिमांड कर रहा हूँ। 3 सब्जेक्ट की तरफ जाते हो तो 540, 4 सब्जेक्ट की तरफ जाते हो तो 720, अगले 100 दिन 90 दिन टारगेट करते हो, इतना पर डे बेसिस पे पढ़ना है, तो तुम 4 सब्जेक्ट्स मैनेज कर सकते हो। सेम इसी तरह की प्लानिंग फाइनल लेवल पे होती है। फाइनल में जब स्टूडेंट आता है तो फिर वो देखता है कि यार अब फाइनल में ऑब्वियसली फाइनल के सब्जेक्ट्स हैं तो वो 90 घंटे की नहीं होंगे, वो हो सकता है 130 140 घंटे के हो, 120 घंटे के हो। तो वो अकॉर्डिंगली फिर इस तरह से प्लानिंग करता है कि यार मेरी अटेम्प्ट 6 महीने बाद है, मेरी अटेम्प्ट 1 साल बाद है, और इस तरीके से अपनी प्लानिंग को लेकर चल रहा होता है। अगेन, कौन सा पेपर सेलेक्ट करना है, कितने पेपर सेलेक्ट करना है, आई बिलीव ये हम आप पे इम्पोज नहीं कर सकते। हम आपको एक रोड मैप दिखा सकते हैं कि देखो पेपर सेलेक्ट करना है तो इन चीजों को ध्यान में रखो, कितने पेपर सेलेक्ट करने हैं तो इस चीज को कंसिडर करते हुए लेके चलो, तो आपको प्लानिंग में होपफुली एक असिस्टेंस मिल रही होगी। और फिर अपने सिनेरियो को देखें, आपके दोस्त के डायनामिक्स आपसे अलग होंगे, आपसे पहले के जो सीनियर्स हैं उनके डायनामिक्स अलग होंगे, तो आप किसी और की बकेट में जाकर अपना डिसीजन नहीं ले सकते। आपको पता है कि आपकी जिंदगी की क्या सिचुएशन है, किस तरह की आपके मामला है, आप कितनी पढ़ाई को टाइम दे सकते हो, कितना बाकी चीजों को टाइम दे सकते हो, तो इस तरह से अकॉर्डिंगली आपने अपनी डिसीजन मेकिंग करनी है। यस, सर ताहा या मेरा या सर इब्राहिम का एक मजमुई ओपिनियन ये होगा कि यार जिस तरीके से कैफ क्वालिफाइड स्टूडेंट्स का नंबर बढ़ रहा है, जिस तरीके से कंपटीशन बढ़ रहा है, जिस तरीके से हमारी इकोनॉमी की सिचुएशन की वजह से फर्म की इंडक्शंस एक तरीके से कम हो रही है, तो ऑब्वियसली अगर आपको बिग 4, टॉप 10 या ए कैटेगरी फर्म को टारगेट करना है तो जरूरी है कि आपका कैफ जल्द से जल्द कंप्लीट हो।
और जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए ज़रूरी है कि हम 2 अटेम्प्ट के अंदर या 3 अटेम्प्ट के अंदर मैक्सिमम अपना कैफ कंप्लीट करें। तो हम तो एज ए टीचर ही रिकमेंड करते हैं कि यार आपने 4 पेपर्स ही देने ताकि आप 2 अटेम्प्ट या 3 अटेम्प्ट में कैफ कंप्लीट कर लो। लेकिन अगेन आपकी सिचुएशन माइट भी पॉसिबल कि आप जॉब के साथ पढ़ाई कर रहे हो, ट्यूशंस के साथ पढ़ाई कर रहे हो, तो फिर आप शायद 3 सब्जेक्ट की तरफ जा रहे हो। लेकिन एज अ टीचर, एज अ बड़ा भाई, हमारी रिकमेंडेशन होती है, हमारी हमारी रिकमेंडेशन की हमारी ख्वाहिश ही होती है कि यार हमारे बच्चे जो है ना अच्छी से अच्छी फॉर्म में जाए, केपीएमजी, पीडब्ल्यूसी, ईवाई के अंदर अपनी आर्टिकल्स करे, डिलॉइट्स के अंदर अपनी आर्टिकल करे, ए कैटेगरी फॉर्म में आर्टिकल्स करे। और हमें पता है कि यार ये कैसे पॉसिबल होगा। ये ऐसे पॉसिबल होगा कि या तो आपके पास आसिम का रेफरेंस हो, या फिर आपके पास जल्द से जल्द आपका कैफ क्वालिफाई हो रहा हो। तो ये मेरे पार्ट पे एक छोटी सी डिस्कशन थी। अगर आप लोगों को कोई सवाल हो तो वो भी आप मुझसे पूछते रहिएगा, मैं चैट बॉक्स में फिलहाल आपको जवाब दूंगा। जब तक सर इब्राहिम आप लोगों से कुछ डिस्कस करेंगे, और फिर सर इब्राहिम की डिस्कशन के बाद हम इंशाल्लाह आप लोगों से क्वेश्चंस ले रहे होंगे। जी सर इब्राहिम। थैंक यू सो मच यार। आई थिंक बहुत ही एक कॉम्प्रिहेंसिव हमने एक असेसमेंट कर ली है इसकी। uh, मुझे अभी भी यार ये कैलकुलेशन देख के तो ऐसा लग रहा है कि जो जो हम डिस्कस कर रहे थे स्टूडेंट्स, हम जो है वो सर तहा और मैं सर एमक्यू, हम जो आपस में डिस्कस कर रहे थे। और अगेन अगर एक चीज़ अगर हम आपको कम्युनिकेट कर रहे हैं तो ऑब्वियसली उससे पहले हमने कुछ एक प्लानिंग की हुई होगी और कुछ चीज़ों को हमने जो है वो डिस्कस किया हुआ होगा। ओवरऑल हमें अपेरेंटली ऐसा लगता है कि ये अगेन जो अटेम्प्ट है हमारी, इसके अंदर हमने ईद के 3 दिन इंक्लूड किए हुए हैं। लेकिन अगेन ईद से जो पहले के 6-8 दिन होते हैं वो असल ईद के होते हैं, जिसमें वो गाय बकरे हम लोगों को घुमाने होते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है। फिर उसके बाद अगेन हमारे पास जो है वो मुहर्रम भी आ रही है। फिर वो जो एक्सप्लेन किया मानसून का मसला है, जियो पॉलिटिकल सिनेरियो किस तरफ जाता है, क्या जाता है। एक्सपेक्टेड था कि कल 100-150 रुपये पेट्रोल या 200 रुपये पेट्रोल और बढ़ना था, लेकिन नहीं बढ़ा है बिकॉज वीकेंड पे या फिर एक एक हमारी वो नेगोशिएशन चल रही है। और अगर वो कुछ सक्सेसफुल हो जाती है तो कुछ एक अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अदरवाइज स्टिल देयर इज एन अनसर्टेनिटी ना, कुछ कुछ समझ में आ नहीं रहा। अच्छा मुझे यार एक चीज जो मैं आप लोगों से बड़ा कैटेगोरिकली ऐड करूंगा, अगेन हमने उसको मैक्सिमम साइड पर रखा हुआ है इसलिए बिकॉज हम आपकी फितरत को बहुत अच्छे से जानते हैं ना। अगर हम आपको इस कैलकुलेशन से ये डेमोस्ट्रेट कर रहे हैं कि यार 8 घंटे पढ़ना है, तो हमें ऐसा लगता है कि अगर हम आपको 8 घंटे का बोलेंगे तो शायद आप 4-5 घंटे पढ़ लें। सही है। अगर आप मेरी सजेशन है इसमें, और मेरी एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बिलीव है कि अगर आप 4 से 5 घंटे भी दिन के पढ़ लेंगे, आप बड़े आराम से इस पेपर को जो है वो पास कर सकते हैं। इस पूरी इक्वेशन के अंदर जो एक चीज हमने हमने एनालाइज करी, वो ये एनालाइज करी कि यार बच्चे को अगर हम 4 सब्जेक्ट रिकमेंड देखें, एक तो एक चीज होती है ना कि मैं आपको बोलूं कि यार 4 सब्जेक्ट करो और इतना पढ़ो। दूसरी चीज ये है कि यार मैं इस सारी चीजों के ऊपर आपको किस तरीके से फैसिलिटेट कर सकता हूं कि यार ये एक मैकेनिज्म है कि जिसके बेसिस पे ये चीज पॉसिबल हो सकती है। 8 घंटे पढ़ना, 6 घंटे पढ़ना, 5 घंटे पढ़ना। तो देखिए दो चीजें जो सर एमक्यू ने यहाँ पे हाईलाइट करी जी, एक तो लेक्चर्स है, और अगेन देयर इज अ वेरियस, 90 आवर्स भी, 80 आवर्स भी, 60 आवर्स भी है, सेल्फ स्टडी अगेन। तो हमारे पास अगर देखें तो दो ही चीजें है ना, एक एक लेक्चर के आवर्स है और एक सेल्फ स्टडी के आवर्स है। लेक्चर के आवर्स जो हम बड़ा स्पेसिफिक आपको बता रहे हैं कि जी ऑन एवरेज 60 आवर्स या 70 आवर्स या 80 आवर्स। और तो हमने करा क्या, हमने उसके पीछे यार 2 से 3 चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट करी आपके लिए। पहली चीज हमने ये कर दी कि आपको इस पूरे लेक्चर का एक स्मार्ट प्लान आपको दे दिया। ठीक है कि यार देखें ये हमारा अप्रैल से या मार्च के लास्ट वीक से लेके जून के एंड तक या जुलाई के फर्स्ट वीक तक, दिस इज योर प्लान। ये 90 घंटे आपने आगे जाके इस तरीके से कंसिडर करना है। अच्छा, उस सारे स्मार्ट प्लान के अंदर जो है वो मैं सर एमक्यू सर कहा आपस में कोऑर्डिनेटेड थे। और इस तरीके से कोऑर्डिनेटेड थे कि जी अगर फॉर एग्जांपल मैं अपने सब्जेक्ट में डीएसआर में या लॉ में अगर आपको बता रहा हूँ कि आपने इसमें कितना पढ़ना है, तो ठीक है यार उसके घंटे जो बनते हैं वो 1 से 1.5 घंटे बनते हैं, 1 से 2 घंटे बनते हैं। सही है। और उसके बेसिस पे जो लॉ के आवर्स हैं वो 1 से 1.5-2 घंटा बनता है। फिर सर एमक्यू के जो आवर्स हैं वो 2 से लेकर 2.5 घंटे बनते हैं। इस तरीके से जब हमने चीजों को प्लान किया तो हमने कहा हाँ यार अगर हम बच्चे को हफ्ते में 1 घंटा 8 घंटे पढ़ने का कह रहे हैं, तो लेक्चर्स के आवर्स भी हमारे 4 से 5 घंटे के ही होने चाहिए अगर हम उसको 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट रिकमेंड कर रहे हैं। तो वो जो स्मार्ट प्लान आपको बनाया है वो आपका एक, आप समझे यार आपकी बाइबल है। सही है। उस बाइबल को अगर आप रिगुलसली फॉलो करेंगे, आप यकीन करें बड़े सुकून में रहेंगे। आपको ना 4 सब्जेक्ट सोचने, ना आपको 270 या 720 घंटे सोचना है। आपको सिर्फ इतना सोचना है कि हमारे टीचर ने हमारे लिए एक प्लान बनाया हुआ है, उस प्लान को जो है वो मैंने फॉलो करना है। सही है। उस प्लान को जब आप फॉलो करेंगे आपकी जिंदगी जो है वो बड़ी बड़ी सुकून में रहेगी। ठीक है। सेकंड चीज, अगेन जो हमने प्लान बनाया, देखें एक चीज यार जो मैंने मैंने अपने इस ऑडिट करियर में 16 साल में जो एक चीज सीखी है ना, मैंने वो ये सीखी है कि एक एक जब आप इंशाल्लाह भी ऑडिट फर्म में जाएंगे
तो ऑडिट फर्म के अंदर अगर आपको एक कंपनी के ऑडिट करने में 3 महीने मिलते हैं, सही है, 3 महीने होते हैं, सही है। तो कुछ कुछ मैनेजर, पार्टनर्स या डायरेक्टर्स ऐसे होते हैं जो कि बस जाते हैं और ऑडिट करना स्टार्ट कर देते हैं, और उनको कुछ नहीं पता होता कि यार कंपनी क्या करती है, कंपनी की कौन सी रिलेटेड पार्टीज है, कंपनी में कौन सी अकाउंटिंग पॉलिसीज है, कंपनी में इस साल कौन सी ट्रांजेक्शन हुई है। वो बस जाते हैं और एक ऑडिटर, स्मार्ट ऑडिटर वो होता है जो कि ये समझता है, जो कि महीने तक सिर्फ और सिर्फ क्लाइंट के साथ मीटिंग करता है, क्लाइंट के साथ प्लानिंग करता है और समझने की कोशिश करता है कि यार ये क्लाइंट एक्चुअल में क्या करती है, सही है, यहाँ पे कहाँ पे रिस्क हो सकते हैं, कहाँ पे काम ज्यादा करना है, कहाँ पे काम कम करना है, कहाँ पे अपनी बेस्ट रिसोर्सेज को ज्यादा डिप्लॉय करनी है, कहाँ पे अपने प्रोडक्टिव आवर्स को ज्यादा डिप्लॉय करनी है। उन सारे फैक्टर्स को कंसिडर करते हुए ही हमने ये एक स्मार्ट प्लान बनाया है। और स्मार्ट प्लान का अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव और सिर्फ ये है यार कि आपको एक पूरी गाइडेंस प्रोवाइड कर दी जाए कि यार आपने इस तरीके से इसको फॉलो करना है, सही है। तो वो जो बैक एंड पे बच्चा प्लानिंग कर रहा होता है और बच्चा देख रहा होता है, और वो प्लानिंग वाला जो पार्ट है और उसमें वो बहुत से एरर होते हैं। यार आप यकीन नहीं करेंगे, कल मेरी अभी जो रिसेंटली लॉ की क्लास हुई, बच्चा कह रहा है कि सर मैं एक चैप्टर लॉ का, बी लॉ का पढ़ लूँ और एक चैप्टर सी लॉ का पढ़ लूँ और इस तरीके से मैं अपना कोर्स कंप्लीट कर लूँ। अब आप इमेजिन करें यार, ये ब्लंडर्स है, सही है। ये भी वो बच्चा है जो कि 80-90 घंटे पढ़ रहा होगा, और एक और बच्चा है जो कि स्मार्टली या बहुत ही एक टीचर की गाइडेंस के बेसिस पे पढ़ रहा होगा। पर दोनों 80-90 घंटे रहे, एक पास होगा दूसरा फेल होगा, क्यों? बिकॉज एक फंडामेंटल जो आप एरर कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आपकी पढ़ने की अप्रोच सही नहीं है। कौन सा चैप्टर पढ़ना है, उसके बाद क्या चैप्टर पढ़ना है। सर आप जरा से ऊपर आएंगे प्लीज, सॉरी। हाँ, तो सर ये जो हमारे पास लेक्चर के आवर्स है ना बच्चों, इस लेक्चर्स के आवर्स का एक जबरदस्त स्मार्ट प्लान आपके लिए बनाया है, और यकीन करें बहुत थॉरो डिस्कशन के बाद इसको बनाया है। और ये आइसोलेशन में नहीं बनाया, ये सिर्फ डीएसआर का नहीं है, ये सिर्फ बी लॉ का नहीं है, ये सिर्फ सी लॉ का नहीं है, ये सिर्फ टैक्स का नहीं है, ये सिर्फ एमएफए का नहीं है। ये सारे सब्जेक्ट्स को आपस में कोऑर्डिनेट करके बनाया है कि यार अगर हम इंडिविजुअली चीज बता भी रहे हैं तो क्या बच्चे के लिए पॉसिबल है। सेकंड चीज यार जो बड़ी इंपॉर्टेंट है वो है सेल्फ स्टडी। अब अगेन सेल्फ स्टडी में क्या है, आपको क्या लगता है यार सेल्फ स्टडी के अंदर क्या आती है चीजें, सही। अगेन अगला जो टारगेट था हमारे ये था कि यार अगर 180 घंटे हैं, 540 720 है, तो सही है, स्मार्ट प्लान से और स्मार्ट लेक्चर से हम 360 घंटे को तो कवर कर रहे हैं। व्हाट अबाउट द रिमेनिंग 360 आवर्स, सही है। सेल्फ स्टडी के लिए हम बच्चे को कहाँ फैसिलिटेट कर सकते हैं, हम बच्चे को कहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, सही है। सर ताहा का इसके अंदर बहुत एक एक्सटेंसिव एक्सपीरियंस है। सर ताहा माशाल्लाह यार एक इंटरनेशनल टीचर है, हर 2-3 महीने बाद इनके बच्चे जो है वो नेपाल से, इंडिया से, ऑस्ट्रेलिया से, यूके से माशाल्लाह पोजीशन सिक्योर कर रहे होते हैं। बहुत ज्यादा थॉरो डिस्कशन हमने आप सर तहा के साथ करी। और एक चीज जो हमने हमने डिसाइड करी और हमने एनालाइज किया, वो ये किया कि यार हम क्यों सिर्फ एक स्मार्ट प्लान प्रोवाइड कर रहे हैं बच्चों को लेक्चर्स के लिए, हम उसका एक सेल्फ स्टडी प्लान भी तो प्रोवाइड करें। हम उसका एक सेल्फ स्टडी प्लान भी प्रोवाइड करें, सही है। तो इसके लिए अगर आपने देखा होगा तो हमने एक सेल्फ स्टडी प्लान भी आपको प्रोवाइड किया हुआ है कि जी जो हमारा जो मैकेनिज्म है हमारा इस बार, वो ये है कि जी लेट्स से लास्ट वीक ऑफ मार्च अगर आपका एजेंडा चैप्टर 1 है डीएसआर का या टैक्स का, तो उसी वीकेंड पे या फिर उसी वीक में आपका जो है, जैसे ही आप लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे, जब आप लेक्चर कंप्लीट कर लेंगे तो जब आप पोर्टल देखेंगे और जो लेक्चर आपको असाइन किए गए होंगे उसके अंदर जो है वो इलस्ट्रेशंस भी आ रही होंगी, उसके अंदर जो है वो टैक्स के पास्ट पेपर जितने भी हैं वो भी आ रहे होंगे, और उस टैक्स के कॉन्सेप्ट की छोटी छोटी इलस्ट्रेशन है वो भी आ रही होंगी। लेकिन उसके बाद अगेन जो सेल्फ स्टडी है उसके लिए क्या करें, उसके लिए फिर हमने ये एनालाइज किया कि यार हम जो वीकेंड्स होगा उस वीकेंड में बच्चे के साथ लाइव कनेक्ट करेंगे कि बच्चे के जो सवाल होंगे और सवाल को एड्रेस करने के लिए जो वो सेल्फ स्टडी करता है वो उसमें टाइम सेव करें। प्लस सेकंड चीज ये है कि जी अगर हमारे पास बच्चे की एक तैयारी हो गई है, बच्चे ने आईके को पास पेपर्स भी कर लिया, बच्चे ने कॉन्सेप्ट भी देख लिया, बच्चे ने लेक्चर भी देख लिया, तो वीक एंड पे उसका क्विज होगा, और जो क्विज होगा उसकी हम ड्राफ्टिंग करेंगे। तो ये जो सेल्फ स्टडी वाला एरिया है उसके ऊपर भी अगर आप देखें तो एक स्मार्ट प्लान आपसे शेयर किया गया है, जिसके अंदर बेसिकली जो है वो 3 कंपोनेंट्स है। पहला लेक्चर, दूसरा आपका आपके आपका क्यूएनए एंड लाइव सेशन, और तीसरा आपका जो क्विजेज होंगे उसकी ड्राफ्टिंग। तो वो क्विजेज आपने अटेम्प्ट करने होंगे, तो आपकी एक सेल्फ स्टडी इज ऑल अबाउट द सेल्फ असेसमेंट कि जी आपकी असेसमेंट क्या है। सर ने इतना अच्छा पढ़ा दिया, सारे पास पेपर्स करा दिए, द पॉइंट इज कि अगर मेरे पास एक नया सवाल आता है और ये चैप्टर में पढ़ चुका हूँ और उसके बेसिस पे अगर एक नया सवाल आता है, तो क्या मैं इस पोजीशन पे हूँ कि मैं सवाल को अटेम्प्ट कर सकूं, दैट इज कॉल्ड। और अगर मैं नहीं कर सकता तो क्यों नहीं कर सकता, या अगर मैंने पूरा चैप्टर पढ़ लिया तो मेरी 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेरीज है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों रेजिडेंट है, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा है कि क्यों नॉन रेजिडेंट है, इससे रिलेटेड जो मेरी क्वेरीज हैं वो वीकली बेसिस पे आपके रिजॉल्व हो रही होंगी टीचर के साथ डायरेक्टली। तो ये जो सेल्फ स्टडी है इसके लिए भी हमने एक बड़ा स्मार्ट प्लान आप लोगों के साथ शेयर किया है बच्चों, सही है। तो ये 2 चीजें ऐसी हैं कि अगर आप इसको फॉलो करेंगे और वीकली फॉलो करेंगे, और अगेन मैं आपसे कहता हूं कि इफ यू आर गोइंग फॉर सब्जेक्ट्स,
आप भूल जाएं अपने जहन से कि आपने 4 सब्जेक्ट पढ़ना है। आपने सिर्फ और सिर्फ आपके टीचर ने जो आपको प्लान बनाया है, सही है, जिसके अंदर आपके क्विज मॉक स्केड्यूल सारी की सारी आ रही है। और आई थिंक स्मार्ट प्लान के अंदर तो हमने ईद की हॉलीडेज का भी एक पूरा रखा हुआ है कि उस वीक हमने कोई क्लासेस रखी ही नहीं है, ना कोई लेक्चर रखा है, ना कोई क्विज रखा है। तो जो ये 105 से 15 दिन माइनस हो रहे हैं, जो 90 डेज की कैलकुलेशन है, ईच एंड एवरीथिंग हैज बीन फैक्टर्ड इनटू द स्मार्ट प्लान एंड द क्विज प्लान, सही है। तो मेरी सजेशन आपको ये होगी कि यार आप सिर्फ और सिर्फ उसको फॉलो करें, सही है। रातों रात जो है वो आप सब्जेक्ट को कवर नहीं कर सकते। रातों रात 4 दिन में, 5 दिन में, 6 दिन में, 8 दिन में चीज़ों को पढ़ के आप नहीं कवर कर सकते। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यार आपके पास मेरी सर एमक्यू एक अभी जो रिसेंटली हमने ओरिएंटेशन कंडक्ट करी, यार एक स्टूडेंट से बात हुई, उसने कहा यार कि मैंने बी लॉ के 10 चैप्टर कंप्लीट कर दिए। अब आप इमेजिन करें यार कि एक बंदा वो है जो कि बैठ के सोच रहा है, और दूसरे ने कहा यार ठीक है, पोर्टल पे लेक्चर्स आ रहे हैं, चीजें आ रही है, सिलेबस में कोई चेंज है नहीं, और बाकी में सिलेबस में पिछले 2 3 4 साल में कोई सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आया है। और उसने बैठ के 10 11 चैप्टर जो है वो आराम से कवर कर लिया है, टीए के साथ मेरे साथ कोऑर्डिनेशन में होती है, जो क्वेरीज वगैरह होती है पूछ रही है, क्विज मॉक वगैरह सारे अटेम्प्ट। आई मीन इतने आराम से चीजें हो सकती हैं बिकॉज लेक्चर एक बड़े इंटरेक्टिव है, सही है, बहुत ही टाइम सेविंग है। किसी भी क्लास में किसी भी चीज में कोई टाइम वेस्टेज नहीं की हुई है। तो ये जो आई कैप की जो ग्रिड होती है उसमें 150 घंटे, 140 घंटे, 130 घंटे, वो सारे के सारे जो कम होके हम उसको 60 घंटे या 70 घंटे या 50 घंटे या 80 घंटे में डिलीवर कर रहे हैं। उसका रीजन ये है कि जी बहुत कम टाइम में हम 100% कोर्स कवरेज के साथ, 100% ड्राफ्टिंग के साथ, 100% जो है वो पास्ट पेपर्स के साथ, 100% एडिशनल क्वेश्चंस के साथ, और बियॉन्ड दैट जो सेल्फ स्टडी वाला कंपोनेंट है उसमें हम आपके साथ हैं, ताकि इसी तरीके से ये सारी की सारी चीजें हमारे पास कंप्लीट हो जाए। तो यार मेरे मेरे मेरी आपको अगेन एक फाइनल सजेशन, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मेरी आपको सजेशन ये होगी, जो लेक्चर्स हैं, जो सेल्फ स्टडी है यार, गो फॉर इट, सही है। उसको रिगरसली फॉलो करें, उसको एज अ बाइबल आप फॉलो करें, और आप यकीन करें आपकी जिंदगी जो है बहुत बहुत सुकून में आ जाएगी, बहुत ज्यादा सुकून में आ जाएगी। अनफॉर्चुनेटली, अच्छा एक चीज, अच्छा हमने ये मैकेनिज्म रखा भी इसलिए बिकॉज यार देखें, अगले 2 से 3 महीने में इट इज नॉट पॉसिबल। सर तहा बहुत एक्सपीरियंस टीचर है हमारे पास, इंटरनेशनल टीचर है माशाल्लाह। सर एमक्यू एक माशाल्लाह गोल्ड मेडलिस्ट हमारे पास टीचर और स्टूडेंट है। एक चीज यार मैं इनसे भी कंफर्म करता हूँ, और हमने इंटरनली कंफर्म करी है, और अपना व्यू भी आपसे शेयर करते हैं। आई मीन वी हैव 2 ऑप्शंस ना, कि यार इधर वी शुड गो फॉर 100% लाइव क्लासेस। हमने अपने आप से एक सवाल पूछा कि जी अगर आप 100% लाइव क्लासेस में जाते हैं, तो क्या ये पॉसिबल है कि 17 जुलाई तक हम उतनी ही डिटेल्ड में चीजों को कंप्लीट कर सकें, और उतने ही एक मोमेंटम से चीजों को कवर कर सकें? बिकॉज मसला वही होगा, अभी अभी इंटरनेट के भी मसले होंगे, अभी बारिशों के भी मसले होंगे, अभी ईदों के भी मसले होंगे, अभी जंगों के भी मसले होंगे। क्या उस मोमेंटम और कंसिस्टेंसी से और उतने ही क्वांटम के साथ और उतने ही कवरेज और डेप्थ के साथ क्या हम अगले 3 महीने में इसको कवर कर सकते हैं? सर तहा अगेन मैं आपसे कह रहा हूँ यार, बड़े इंटरनेशनल एक्सपीरियंस टीचर हैं, उनके तो मतलब बीसीसी के पेपर हर 3 महीने बाद होते हैं। सर एमक्यू माशाल्लाह बड़ा, हम सबका आंसर एक था कि यार उतनी डेप्थ में हो सकता है, होने को तो हर चीज हो सकती है, लेकिन उतनी डेप्थ में, उतनी कवरेज के साथ, उतनी कंसिस्टेंसी के साथ, इतने एडिशनल प्रैक्टिस और ड्राफ्टिंग क्वेश्चन के साथ पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड ऑल्टरनेटिव जो हमने सोचा वो हमने ये करा कि यार लेट्स मूव टू दिस, कि यार बच्चे के पास जो लेक्चर्स हैं, हम वीकली बच्चे के साथ कनेक्ट करें, जिसके अंदर हम उसको रिवाइज कराएं उस टॉपिक को, उसके जो क्वेश्चंस हो उसको एड्रेस करें, और प्लस उसके अलावा जितनी भी उसके क्विजेस और मॉक जो हम उसको दे रहे होंगे, जिसको सेल्फ असेसमेंट कर रहा होगा, इंडिविजुअल बेसिस पे उसको चेक करके आंसर भी बताएं, प्लस एज अ टीचर हम खुद उसको ड्राफ्ट करें, ताकि उसको पता चले कि टीचर कैसे ड्राफ्ट कर रहा है उसी कॉन्सेप्ट से जो उसने डिलीवर करें, और बच्चा कैसे उसको ड्राफ्ट कर रहा है और कहाँ पे गैप आ रहा है, जिसकी बेसिस पे हमारे पास जो है ये एरर्स वगैरह या फिर ये गलतियां वगैरह हमारे पास आ रही है, सही है। लास्ट टाइम में हमने एक बड़ी जबरदस्त चीज एनालाइज करी थी, जिसमें हमने हर क्विज और हर टेस्ट के हम बच्चे को इंडिविजुअल रिपोर्ट्स शेयर कर रहे हो, जिस तरह एग्जामिनर एक इंडिविजुअल रिपोर्ट शेयर कर रहा होता है, इसी तरीके से हमने एक रिपोर्ट्स वगैरह भी शेयर करी थी। एंड दैट रिपोर्ट वाज क्वाइट हेल्पफुल, जिसमें बच्चों को समझ में आ रहा था कि उसके हर सवाल में कहाँ गलतियां आ रही है, कहाँ एरर आ रहा है, कहाँ मिस स्टेटमेंट्स आ रही है, किस जगह पे वो मसले कर रहा है, किस जगह पे मसले नहीं कर रहा। तो अगेन यार माय सजेशन वुड बी कि आप जो है इन 2 चीजों को फॉलो करें। और अगेन मैं मतलब आप सर एमक्यू सर था, आपसे अगेन ये सवाल रिटेट करूंगा जो बच्चे के नॉर्मली होते हैं, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू गाइस कि यार आप अगले 3 महीने में उसी डेप्थ में, उसी एक्सटेंसिव कवरेज के साथ, उसी डिटेल में, कंसिस्टेंसी के साथ, वुड इट बी पॉसिबल फॉर यू गाइस कि हम कंप्लीट करवा सकें? और कंसिडरिंग हमारे पास कैसे सर से 4 सब्जेक्ट। यहाँ पर मैं एक चीज़ जो है ना ऐड करना चाहूँगा कि पिछली, मेरा ख्याल है कि 6 7 अटेम्प्ट या मतलब पिछले 3 साढ़े 3 रिजल्ट में मैंने एक चीज़ एनालाइज की है, कैफ लेवल पे भी और फाइनल लेवल पे भी। जैसे फाइनल में अभी पिछली लास्ट 3 अटेम्प्ट से हमारे फाइनल के 4 4 5 5 सब्जेक्ट्स में अल्हम्दुलिल्लाह पोजीशंस आ रही हैं। उन सारे स्टूडेंट्स को जब इंटरव्यू किया या उन सारे स्टूडेंट्स से डिस्कशन हुई, इवन कैफ लेवल पे भी,
जितने भी गोल्ड मेडलिस्ट और मेरिट सर्टिफिकेट होल्डर स्टूडेंट्स हैं ना, वो 90% वही बच्चे हैं जो टोटली रिकॉर्डिंग से चीज़ों को कवर कर रहे हैं। रीजन बीइंग कि जब आपके पास एक पूरा प्लान होता है ना, जैसे मैं अगर यूं देखूं कि यार मेरे पास अगर एक पूरा प्लान होगा ना, तो मुझे पता है कि मुझे हर दिन कितनी एफर्ट्स डालनी है। मेरे पास एक पूरी प्लानिंग होगी कि यार इस तरीके से मैं पर डे बेसिस पे अगले 90 दिन में यहाँ पहुंचूंगा, फिर अगले 1 महीने में रिवाइज करूंगा। वो फिर इस आसरे में नहीं रहता कि यार मेरा इंटरनेट मसला कर रहा है, या मैं कभी ट्रैवल नहीं कर पा रहा, या मुझे कभी किसी फंक्शन में जाना है तो मेरी लाइव क्लास या फिजिकल क्लास मिस हो गई। उन्हें पता है यार ये मेरे पास 90 आवर्स 80 आवर्स का लेक्चर है, अगले 90 दिन में मुझे उसको कवर करना है। मतलब द थिंग इज कि प्लानिंग एंड कंसिस्टेंसी इज द की। उन्होंने प्रॉपर प्लानिंग की, उस प्लान और प्लानिंग की कैसे, जब उनको पता था कि यार ये मैं इतना कंटेंट है। अब वो फिजिकल लाइफ के चक्कर में ये होता है कि आपकी प्लानिंग रेगुलरली डिस्टर्ब हो रही होती है, कभी ट्रैवलिंग की वजह से, कभी इंटरनेट की वजह से, कभी अपनी पर्सनल मसरूफियात की वजह से। और ज़ाहिर है वो एक ट्रैवलिंग टाइम सेव हो रहा है, लाइव क्लासेस में जो भी कनेक्ट करना है, लेकिन कनेक्ट करने का हैसल है, वो सारा टाइम सेव हो रहा होता है। तो इन्हीं छोटी छोटी अगर वो अपने टाइम सेव को निकाले ना, तो उनके पास एक और एडिशनल टाइम आ जाता है जिसमें वो अपने सब्जेक्ट्स को और ज़्यादा पॉलिश कर रहे होते हैं और इतने अच्छे रिजल्ट्स अचीव कर रहे होते हैं। तो द थिंग इज के एक तो प्लान करना है, फिर उसको रिलीजियसली कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करना है, और फिर इंशाल्लाह रिजल्ट आप लोगों का वेट कर रहा होगा। यार तो मैं जो सर जो हमने इंटरनली बड़ा डिस्कस किया था कि यार किस तरीके से हमने इसको उसको लेके चलना है। तो अगर इसके अंदर आप अगेन अगर आप देखें तो किसी भी सब्जेक्ट का अगर हम उठाएं तो हमने 23rd मार्च से, बिकॉज पीआरसी के बच्चों के पेपर से भी खत्म हो रहा है। और अगर हम इस लास्ट वीक से अगर चीज़ों को उठाते हैं, अगर लास्ट वीक से चीज़ों को उठाते हैं, तो बड़ा आसान अपने रखा हुआ है कि जी हर वीक में आपने एक चैप्टर देखना है, सही है। अच्छा, देर इज अ पॉसिबिलिटी, आई मीन नॉट अ पॉसिबिलिटी बट आई मीन इट इज क्वाइट पॉसिबल कि बच्चा एक वीक में डीएसआर के 3 चैप्टर देख सकता है। लेकिन अगेन जो हमने आपस में इंटरनली कोऑर्डिनेट करा कि नियर टैक्स का चैप्टर बन जाए, वो थोड़ा सा भारी है, सही है। और हमारे पास जो बी लॉ का चैप्टर है वो थोड़ा सा एक्सटेंसिव है। तो उसके हिसाब से हमने सारा कोऑर्डिनेट करके हर सब्जेक्ट का हमने कुछ चैप्टर्स जो है वो असाइन करे हर वीक पे। तो लेट्स से अगर डीएसआर की बात करूं तो आपने पहले वीक में डीएसआर से रिलेटेड दी ओनली टारगेट इज आपका कि जी आपने लेक्चर 1 जो है वो कंप्लीट करना है। जब आप कहते हैं कि जी लेक्चर टू बी कवर्ड चैप्टर 1, तो इस लेक्चर के अंदर जो है वो आपके पास जितने भी पास्ट पेपर्स हैं, जितने भी ड्राफ्टिंग के सवाल हैं, जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, और जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, और जितने भी रिवीजन है, ईच एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी कवर्ड हियर। जब मैं लेक्चर 1 कहता हूँ सारी चीजें कवर्ड है। लेकिन बात वही है कि ये जो दो चीजें आपके पास हैं, ये आपकी वो जो सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ स्टडी की जो बात कर रहे थे सर एमक्यू, इन फैक्टर्स को यहाँ पे हमने इनकॉर्पोरेट किया हुआ है कि जी वंस यू वॉच द लेक्चर तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपके कोई ना कोई सवाल होंगे, एंड देन देयर इज अ सेल्फ असेसमेंट रिक्वायरमेंट एज वेल। तो उसको कैसे कवर करना है कि जब 23rd मार्च से 29 मार्च तक आपका ये है, तो वीकेंड जो आपका होगा उसमें से 1 घंटा 2 घंटा मुझे आपका चाहिए होगा, ताकि उस चैप्टर को मैं क्विकली रिवाइज करा दूं, अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं उसको एड्रेस कर दूं, और फिर उसके बाद जो क्विज मैंने आपको दिया था सही, और जिसका आंसर आपने रखा था, और वो आंसर जो है वो चेक होके आएगा, उसी क्विज के ऊपर मैं लाइव आपको एक ड्राफ्टिंग करा दूं। तो ये जो तीनों डायनेमिक्स हमारे हैं, या तीनों एट्रीब्यूट्स हैं, या तीनों वेरिएबल्स जो है, या तीनों डायमेंशन जो है, वो सारी की सारी जो है वो हमारी यहाँ पे कवर्ड हो रही है। This, I believe, after the extensive discussion and considering all the constant that we have, this is one of the best स्ट्रेटेजी यार। अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से बहुत से लोगों के, बहुत से फैमिली में डिफरेंट चैलेंजेस होते हैं, ठीक है। कोई सुबह में काम कर रहा होता है, कोई दोपहर में काम कर रहा होता है, कोई शाम में काम कर रहा होता है, कोई रात में, कोई सुबह में पढ़ रहा होता है, कोई रात में पढ़ रहा होता है, कोई लेट नाइट वाला होता है। आपके लिए सबसे बेस्ट ये कि अपनी अवेलेबिलिटी अपनी कर, शुरू के 5 दिन लेक्चर वॉच करें, आखिरी के 2 दिन टीचर के साथ रिविजन करें, क्विज को खुद से अटेम्प्ट किया, और उसकी जो है वो आपने सेल्फ असेसमेंट करी। और ये अगर आप कहें यार, आई थिंक हमने शायद सर एमके उनको शायद एक चीज हमने एक कंसोलिडेटेड भी भेजना था, तो आई थिंक वो भी हम 1 से 2 दिन में सारे कैफ 4 के, मतलब सारे कैफ के सब्जेक्ट का हम एक कंसोलिडेटेड भी इंशाल्लाह इनको भेज देते हैं। अच्छा, कुछ लोगों ने कहा कि सर जो है ना स्मार्ट प्लान के हवाले से, जैसे एक ना कहा बाकी सब्जेक्ट, देखिए हर सब्जेक्ट का स्मार्ट प्लान अवेलेबल है। तो हमने क्या किया है कि एक तो कैफ का एक जनरल व्हाट्सएप ग्रुप है, और हर सब्जेक्ट का एक स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप है, कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक का। तो हर सब्जेक्ट के स्पेसिफिक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर उस सब्जेक्ट का स्पेसिफिक जो है ना स्मार्ट प्लान शीट किया जाता है। जैसे कैफ 1 में कैफ 1 का, कैफ 2 में कैफ 2 का, अकॉर्डिंगली कैफ 3 4 5 6 7 8। तो आपको हर सब्जेक्ट का स्मार्ट प्लान रेलिवेंट व्हाट्सएप ग्रुप्स के अंदर, और जो हमारी गूगल ड्राइव के लिंक होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल कि ये हमारे पास कैफ 1 का स्मार्ट प्लान आ रहा है, ये हमारे पास कैफ 2 का स्मार्ट प्लान आ रहा है। तो ऑब्वियसली मैं जूम पे तो आई डोंट नो किस तरह से शेयर होगा, लेकिन ये सारी चीज़ आपको इजीली मेरे, जैसे ये 2 सब्जेक्ट्स मैं कवर करता हूँ, तो मेरे स्मार्ट प्लानर में या गूगल ड्राइव में मिल जाएगी। इसी तरह डीएसआर लॉ का सर इब्राहिम आप लोगों के साथ शेयर कर देंगे, बिजनेस इनसाइड एनालिसिस और मैनेजमेंट अकाउंटिंग का सर तहा आपके साथ शेयर कर देंगे, ऑडिटिंग का सर इब्राहिम आपके साथ शेयर कर देंगे। तो हर सब्जेक्ट का स्मार्ट प्लान अवेलेबल है।
अदर स्टार्टिंग फ्रॉम 30 मार्च एंड अकॉर्डिंगली, और फिर आप उस हिसाब से उन चीज़ों को लेकर चल सकते हो। और एज आई मेंशन यार, हम एक काम जो कि ऑब्वियसली ये जो प्लान बनाया है, अगर आप देखें तो, अगर सॉरी सर आप वापस अपनी स्क्रीन में आएंगे, तो जो अगर आप देखें तो सैलरी में जो आपका वीक 1 का कॉन्सेप्ट है वो 30 स्टार्टिंग फ्रॉम 30th मार्च है। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 30th मार्च है, और फिर अगर आप देखें मंडे 6 अप्रैल, तो चूंकि 4.5 घंटे जो है वो उस वीक में सर एमक्यू आपके ऑक्युपाई कर रहे होंगे। तो डीएसआर में जो हमने रखा हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ एक चैप्टर को रखा हुआ है। अगर डीएसआर के मैं आपको अगेन इसकी शेयर करूं, तो डीएसआर में हमने एक चैप्टर रखा हुआ है, इसलिए बिकॉज अगर हम बच्चों को कह रहे हैं कि जी 6 घंटे पढ़ने या 7 घंटे पढ़ने या 5 घंटे पढ़ने 8 घंटे पढ़ने, तो हमारे जो कंसोलिडेटेड स्मार्ट प्लान है, क्या वो वाकई में 7 8 6 घंटे को एड्रेस कर भी रहे कि नहीं कर रहे। और अगर आप नीचे देखें तो जहां सर के पास जो उस वीक में हमारे पास आवर्स जो है वो कम हो रहे हैं 4.5 घंटे पे 2 घंटे पे, उस एरिया में अगर आप देखेंगे तो डीएसआर के आपके जो है वो 2 चैप्टर्स को हमने कवर किया हुआ है। तो डीएसआर को 2 चैप्टर को इसलिए कवर किया हुआ है बिकॉज वो 2 चैप्टर आपस में लिंक भी हो रहे हैं, प्लस वहां पे रिपोर्टिंग में हमारे पास जो है वो उस हफ्ते के आवर्स जो है या वो जो टॉपिक है वो कंपेरेटिवली छोटा है, तो वहां पे आप डीएसआर के 2 सब्जेक्ट्स को या फिर टेक्स्ट के एक सब्जेक्ट को उस तरीके से आप कवर कर सकते हैं। और एक काम हम और ये करेंगे यार कि ऑब्वियसली हम एक कंसोलिडेटेड आपको प्लान बना के दे देंगे, जिसके अंदर आपको पता चल जाएगा FR1 कितने आवर्स हैं, टैक्स कितने आवर्स हैं इस वीक में, डीएसआर कितने आवर्स हैं, लॉ कितने आवर्स हैं। इंस्टेड ऑफ कि जी आप डीएसआर कंप्लीट कर लें एक हफ्ते के अंदर और फिर आपको लगे यार अब तो 2 दिन बचे और 2 दिन के अंदर उन्होंने टैक्स के भी ये करना है और FR1 का भी करना है और आप पीछे जाएं, तो हम इंशाल्लाह कंसोलिडेटेड प्लान भी आपसे शेयर कर देंगे। क्या ये हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए? अच्छा जी, अब मैं सर इब्राहिम और सर ताहा यहाँ मौजूद है। अब आप लोगों की स्पेसिफिक अगर क्वेरीज वगैरह हो सब्जेक्ट के हवाले से किसी और नौइयत की, तो वी आर हियर टू आंसर। तो आप लोग चैट बॉक्स में अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं। कोशिश कीजिएगा कि जो सवाल पूछे वो चैट टू एवरीवन करके पूछेगा, ताकि हम तीनों टीचर्स को वो नज़र आ रहा हो। हमजा, अगर आपने देखें, अगर अभी पीआरसी कंप्लीट किया है तो आप यूं समझे कि आपका जो वीक है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कैफ 1 और कैफ 2 का प्लान जो है वो बनाया ही स्टार्ट ही 30 मार्च से किया, तो आप उसको इजीली फॉलो कर सकते हैं। डीएसआर का जो प्लान सर इब्राहिम ने शेयर किया था, उसमें सर इब्राहिम ने उस प्लान को स्टार्ट 23 मार्च से किया था, लेकिन 30 जून पे एंड कर दिया था। तो अगर आप उसे 23 मार्च की जगह 30 मार्च पे स्टार्ट या 31 मार्च पे स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो आपका फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में एंड हो रहा होगा। तो इट वुड नॉट मेक अ बिग डिफरेंस। आप अगर एक वीक बाद प्लान स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका जो है एक वीक बाद वो प्लान एंड हो रहा होगा, लेकिन स्टिल आपको टारगेट ये रखना है कि हम 15 जुलाई तक मैक्सिमम अपना कोर्स कंप्लीट कर लेंगे। अच्छा, हैंड ऑन कोर्स के हवाले से देखिए, वी एज अ टीचर रिकमेंड कि आपके पास कैफ लेवल पे आपको जो 2 हैंड ऑन कोर्सेज कवर करने होते हैं, एक हैंड ऑन कोर्स आप ग्रुप ए के साथ कवर करें, एक हैंड ऑन कोर्स आप ग्रुप बी के साथ कवर करें। इस तरह से ना सोचे कि यार ग्रुप ए मुश्किल है, ग्रुप बी मुश्किल है, ग्रुप ए आसान है, तो मैं दोनों अभी कर लूँ। ये बहुत मिस प्लानिंग हो जाएगी। वी रिकमेंड कि आपके पास 2 हैंड ऑन कोर्सेज है, तो एक आपने अभी कवर कर लिया, एक आपने नेक्स्ट लेवल पे ग्रुप बी में कवर कर लिया। और सबसे आइडियल टाइम पता है क्या होता है, कि जब आप ग्रुप ए के 3 या 4 सब्जेक्ट के पेपर देकर आते हो, उसके बाद जो गैप होता है ना 15-20 दिन का, यानी कि फौरन से क्लासेस स्टार्ट नहीं हो जाती, 10-15 दिन बाद आप उसी वक्त फौरन हैंड ऑन कोर्स पिक कर लिया करें। हाँ, अगर तीन जो है, अगर लेट से कि 3 दिन है, तो फिर आप इस तरह से मैनेज कर लिया कि भाई एक अभी हैंड ऑन कोर्स दे दिया, जब एक ग्रुप के पेपर देकर आओगे उसके बाद अगले 15-20 दिन फौरन तो क्लासेस स्टार्ट नहीं होगी, इसमें आपने दूसरा हैंड ऑन कोर्स पिक कर लिया, और फिर तीसरा हैंड ऑन कोर्स आपने सेकंड स्टेज या सेकंड अटेम्प्ट की पेपर्स की तैयारी के साथ साथ कवर किया। तो दिस इज द फॉर्मेलिटी की जिसमें आपको क्लासेस अटेंड करनी है, वो जी बिल्कुल इजीली मैनेज हो जाता है ये हैंड ऑन कोर्स। अहमद, रादर देन कि मैं कैफ के 4 सब्जेक्ट्स का इंट्रोडक्शन दूं डिफिकल्टी लेवल के हवाले से, वो बहुत ज़्यादा हमारी मतलब कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ये डिस्कशन। दिस इज सॉर्ट ऑफ अ गाइडेंस सेशन। लेकिन हर सब्जेक्ट की जो ओरिएंटेशन वीडियो है, जो हर सब्जेक्ट का एक ओरिएंटेशन सेशन कंडक्ट हुआ है, उसमें रेलेवेंट टीचर ने अपने सब्जेक्ट का डिटेल में पोस्टमार्टम किया है। तो कैफ 1 से लेकर कैफ 8 तक किसी भी स्पेसिफिक आपको सब्जेक्ट का डिफिकल्टी लेवल या उस सब्जेक्ट का पोस्टमार्टम करना है, आप उस सब्जेक्ट की स्पेसिफिक ओरिएंटेशन देख लें, जो कि IQ के यूट्यूब पेज पे अवेलेबल है, तो आपको उस सब्जेक्ट के A to Z सारी चीज़ों का आइडिया हो जाएगा। नहीं, बिल्कुल भी। अच्छा, एक बच्चे ने पूछा कि सर अभी मैंने ग्रुप ए के 3 सब्जेक्ट्स दिए, तो क्या मैं अभी रिजल्ट तक वेट करूं? हरगिज नहीं। रिजल्ट तो आपका मेरे ख्याल है कि शायद 23 अप्रैल या अप्रैल के मिड में कहीं आ रहा होगा, तो आप ये टाइम ज़ाया थोड़ी कर सकते हैं। आपको पता है कि मैंने ग्रुप ए के 3 पेपर्स दिए हैं, मैं ग्रुप ए का एक रिमेनिंग और ग्रुप बी के 2 सब्जेक्ट्स स्टार्ट कर दूं, इनशाला इनशाला आप लोगों के वो तीनों पेपर पास हो जाते हैं। आपको पता है कि जो मैंने 3 पेपर सेलेक्ट किए वो मैंने देने हैं। खुदा ना खास्ता अगर ग्रुप ए का कोई एक आधा पेपर रुक भी जाता है, तो फिर आप अकॉर्डिंगली उस वक्त अपनी डिसीजन मेकिंग को एडजस्ट करोगे। आधर कोई पेपर ड्रॉप कर रहे होगे या फिर आधर 4 पेपर्स की तरफ जा रहे होंगे, लेकिन ये टाइम वेस्ट करना तो कहीं से भी रिकमेंडेड नहीं होगा।
जी गिरीश, बिल्कुल आपको एफएआर देना चाहिए। इवन तो कि आपका कैफ पीआरसी वन अगर एग्जाम भी था तो भी एफएआर वन तो आपको पढ़ना ही है ना। और एफएआर वन को इस तरह से पढ़ाया जाता है कि आपको अगर सिर्फ अकाउंटिंग में बिल्कुल बेसिक डबल एंट्रीज, टी अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, इन चीज़ों का आइडिया है तो आप कैफ वन के लिए एलिजिबल हो। हम ये नहीं कह रहे कि आपको अकाउंटिंग की कोई बहुत पीएचडी लेवल की नॉलेज हो। अगर आपको सिर्फ डेबिट क्रेडिट कैसे काम करता है, टी अकाउंट कैसे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस क्या चीज़ है, ये बेसिक अकाउंटिंग पता है, यू आर एलिजिबल कि आप जो है ना कैफ वन की पढ़ाई स्टार्ट कर सकते हो। और अकॉर्डिंगली जैसे मैंने बताया कि आप दिन में 6 घंटे पढ़ोगे, 8 घंटे पढ़ोगे, अकॉर्डिंगली आपने डिसाइड करना है कि मैं आधा 3 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट की तरफ जाऊंगा। जी हमसे बिल्कुल पास पेपर्स कवर ही इसलिए करवाए जाते हैं क्योंकि पास पेपर्स से ही आपको फ्यूचर का अंदाजा होता है कि यार एग्जामिनर इस तरह से चीज़ें पूछता है तो हमने इस तरह से चीज़ें प्रिपेयर करनी है और फिर इस तरह से देखें चीज़ें तो हम 100% कवर करके जाएंगे। पास पेपर आपको ये आइडिया देता है कि एग्जामिनर का पूछने का तरीकेकार क्या है, किस तरीके से वो चीज़ें टेस्ट करता है, किस तरह से वो चीज़ों को लेकर चलता है। तो इससे हमें ये आइडिया होता है कि हमने किस लेवल पे अपनी प्रिपरेशन को लेकर जाना है। जी वो जी बिल्कुल ऐसे भी कर सकते हैं। नहीं कुबैब, पीआरसी के रिजल्ट का भी वेट नहीं करना चाहिए, आपको कल से ही कैफ की पढ़ाई स्टार्ट कर देनी चाहिए। क्योंकि इस अटेम्प्ट में मैंने कहा ना ये थोड़ी सी चैलेंजिंग अटेम्प्ट वैसे तो होती थी क्योंकि ईद और मोहर्रम और मानसून आता था, और ये इस दफ़ा और ज़्यादा चैलेंजिंग हो गई है कि पेपर जो है ना वो सितंबर के फर्स्ट वीक से अगस्त के थर्ड वीक में आ गए, तो 2 हफ्ते वैसे ही कम हो गए। रेहान डिपेंड करता है कि अगर न्यूमेरिकल 80% किया है तो जो रिमेनिंग 40-45% थ्योरेटिकल पोर्शन था वो आपने कितना अटेम्प्ट किया है। ओवरऑल अगर आपने एक रीजनेबल पेपर अटेम्प्ट किया तो बिल्कुल पास हो जाएगा। नहीं निम्रा, मैं हरगिज ये रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप 3 सब्जेक्ट दिन जो है वो एक सब्जेक्ट पढ़ें फिर 3 दिन एक सब्जेक्ट पढ़ें। नहीं, आपको जितनी भी आप पेपर दे रहे हो, अदर 3 पेपर्स या 4 पेपर्स, आपको डेली वो सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं। देखिए, 1 घंटा आपने लेक्चर कवर किया, 1 घंटा आपने सेल्फ स्टडी की। अब ऐसा थोड़ी होगा कि डेली ही सेल्फ स्टडी में तुम पास पेपर्स कर रहे हो। भाई अगर फॉर एग्जाम्पल एक चैप्टर एक हफ्ता चल रहा है तो 3 दिन प्रैक्टिस क्वेश्चंस हो रहे होंगे, 3 दिन पास पेपर्स हो रहे होंगे। और अगेन पास पेपर्स के लिए तो मैंने फिर भी आखिर का 1 महीने रखा है। मैं आपका कोर्स 15 जुलाई तक क्यों खत्म करना चाहता हूँ, ताकि जो आखिरी का महीना है 15 जुलाई से 15 अगस्त तक का, वो उस महीने में सिर्फ आप पास पेपर्स पे ही फोकस करें, अपने रिवीजन पे फोकस करें। और अगेन जो 1 घंटे के लेक्चर के साथ 1 घंटे का पास पेपर, 1 घंटे की सेल्फ स्टडी के लिए टाइम रखा है। भाई फॉर एग्जाम्पल जब आपने लेक्चर कवर किया उसमें से हमने कॉन्सेप्ट दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर करवाए, तो आपने उसकी सेल्फ स्टडी में प्रैक्टिस क्वेश्चन कवर किए। फॉर एग्जाम्पल आपने लेक्चर कवर किया उसमें सर ने पास पेपर का क्वेश्चन करवाया, तो आपने उसकी सेल्फ स्टडी में भी पास पेपर का क्वेश्चन कवर करना है। तो ऐसा नहीं होगा कि आपको मुश्किल होगी, वो इस तरीके से चीजें अकॉर्डिंगली प्लान की गई है। रियाज, मुझे इसका एग्जैक्टली इतना आइडिया तो नहीं है, मतलब बिल्कुल स्पेसिफिक्स तो आपको सर अवेश कासमानी एमएस ऑफिस के हवाले से डिटेल में गाइड कर सकेंगे, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि यस, आपको इसका भी कोई एग्जाम देना पड़ेगा। वजिया, ये पॉसिबल कैसे है कि आपका अगर अकाउंटिंग बैकग्राउंड ही नहीं है और आपको पीआरसी की फुल एग्जामेशन मिल गई है, लेकिन स्टिल अगर इन केस कैसा है भी तो भी आप कैफ के 3 पेपर्स दे सकते हैं। रियान, डिपेंडिंग अपॉन दी स्टैंडर्ड, कुछ स्टैंडर्ड्स छोटे होते हैं वहां पे 15-20 सवाल भी काफी है, कुछ स्टैंडर्ड्स बड़े होते हैं वहां पे आपको 40-50 सवाल भी करने पड़ते हैं पर स्टैंडर्ड। जी हमजा बिल्कुल, जब आपके 15-20 जुलाई तक कोर्सेज कंप्लीट हो जाएंगे तो आखिर के 1 महीने में आपकी कैफ की वर्कशॉप्स हो रही होगी। अहमद, एफ ए आर 1 नहीं, मैं किसी भी सब्जेक्ट में हमेशा ये रिकमेंड करता हूँ कि देखिए आप जिससे भी क्लासेस ले रहे हैं, चाहे मुझसे या किसी और टीचर से, जिस टीचर से आप क्लासेस ले रहे हैं उस टीचर की हैंडबुक फॉलो करें। अगर उस टीचर की अपनी कोई स्पेसिफिक हैंडबुक है आप उसको फॉलो करें। अगर वो टीचर ही आपको आईकेएप के स्टडी टैग से पढ़ा रहा है, आप आईकेएप के स्टडी मतलब टीचर को अगर आप फॉलो करो तो फिर आप रिकमेंडेड है कि आप टीचर की ही बुक को फॉलो करो रादर देन आईकेएप के स्टडी टैग्स। अगर टीचर आईकेएप की बुक से आपको डायरेक्टली पढ़ा रहा है तो फिर आपने आईकेएप की बुक इस्तेमाल करनी है। निम्रा, मैंने बताया ना कि हैंड ऑन कोर्सेज आपने जो 2-3 अटेम्प्ट करने हैं ना, एक आपने ग्रुप ए के साथ कर लिया, एक अगली अटेम्प्ट में ग्रुप बी के साथ कर लिया, और एक ग्रुप ए के रिजल्ट के फौरन बाद कर लिया, या ग्रुप बी के रिजल्ट के फौरन पेपर देने के बाद फौरन कर लिया। इस तरीके से लेके चलना है, मतलब फैलाना है हैंड ऑन कोर्सेज को। एक अभी कर लिया, एक पेपर देने के फौरन बाद, एक अगली अटेम्प्ट के पेपर के बाद, या फिर दूसरी अटेम्प्ट के पेपर के फौरन बाद आप दे सकते हैं। सना, एडमिनिस्ट्रेशन टीम आपको तायर और शहूद इस हवाले से गाइड कर देंगे। स्टिल वजी, अगर आपने बीएस इंग्लिश किया है तो भी आप जो है 3 पेपर्स कैफ के मैनेज कर सकते हो। हमजा, अगर आपको पीआरसी 1 में एग्जेम्पशन मिली है तो
आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास अकाउंटिंग की बेसिक नॉलेज होगी, आपको डेबिट क्रेडिट ट्रायल बैलेंस ये बेसिक बेसिक चीजें पता होंगी। अगर ऐसा है तो आप FAR 1 स्टार्ट कर दें। अगर आपको बिल्कुल अकाउंटिंग का पता ही नहीं है डेबिट क्रेडिट क्या होता है, तो आपको FAR 1 के ही कंटेंट के अंदर मैंने ना बेसिक अकाउंटिंग का एक कोर्स रखा हुआ है। उस बेसिक अकाउंटिंग को कोर्स को पहले लेना है, वो हार्डली 3-4 घंटे का है कि आपको डेबिट क्रेडिट का आइडिया हो जाएगा। और फिर आप जो है ना अपना FAR 1 में ही मैंने उसको पार्ट बना दिया कि पहले बेसिक अकाउंटिंग आ रहा है। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ। सना पोर्टल के लिए IQ के एडमिन टीम में ताहिर और शहूद होते हैं, उनसे बात करें। प्री एक्सेस जो है वो 31 मार्च तक है बस। क्रिश कोई इशू नहीं है, अगर आपको बेसिक अकाउंटिंग आती है और आपने PRC 1 नहीं भी पढ़ा, आप FAR के लिए एलिजिबल है, मतलब FAR की पढ़ाई आप स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि ये मेरा FAR 1 का पोर्टल है, CAF 1 फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग का। तो इसमें मैंने ना अकाउंटिंग बेसिक्स फॉर बिगनर के नाम से एक शॉर्ट कोर्स रखा हुआ है। तो इसमें आपको बिल्कुल बेसिक अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि डेबिट क्रेडिट्स क्या होते हैं, टी अकाउंट्स क्या होते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसे कहता है। बिल्कुल ये बेसिक से लेक्चर्स लेने के बाद आपकी इतनी फाउंडेशन बन जाती है कि अब आप FAR 1 का कंटेंट कवर करना स्टार्ट कर सको। सर तहा, अगर आप इसको रेहान को आंसर कर दें कि क्या CAF 5 और CAF 7 एक ही अटेम्प्ट में देना चाहिए या पहले CAF 5 पढ़ाओ। सर तहा, अगर आप जी अवेलेबल है जी तो। सर। जी जी। अच्छा रेहान, देखो इतना ज़्यादा कोई खास लिंक नहीं है सिवाय एक से दो चैप्टर्स जो इन्वेस्टमेंट अप्रेजल और बजटिंग के CAF 7 के दो चैप्टर्स हैं। उसमें हाँ आपको रेलेवेंट कॉस्टिंग और डिसीजन मेकिंग के एरिया की या बेसिक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के नॉलेज की ज़रूरत होती है। और रिकमेंडेड ये है कि पहले आप CAF 5 दो फिर आप CAF 7 दो। लेकिन अगर आप दोनों एक ही साथ दे रहे हो, यानी कि एक ही अटेम्प्ट में दोनों दे रहे हो, तो कोशिश ये करना कि आप CAF 5 यानी कि मैनेजमेंट अकाउंटिंग के पेपर की तैयारी पहले करो या ज़्यादा उस पर फोकस रखो, और CAF 7 जो है वो आखिरी महीने पे लेकर जाओ। ये इसी तरह से है कि जिस तरह से आपका जो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग और ऑडिट वाला पेपर है, तो ऑडिट में हम ऑडिट उन्हीं चीज़ों का करते हैं जिस चीज़ को आपको रिपोर्टिंग में सिखाया जाता है। रिपोर्टिंग पेपर में आप अकाउंटिंग सीखते हो, रिपोर्टिंग सीखते हो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीखते हो, और ऑडिट के पेपर में उसको चेक करना सीखते हो। तो जो रूल CR ऑडिट ऑडिट पर अप्लाई होगा वही मैनेजमेंट अकाउंटिंग और बिजनेस इंसाइट एनालिसिस पर अप्लाई होगा। यानी कि नंबर 1 सजेस्टेड ये है कि आप कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग ऑडिट से पहले, मैनेजमेंट अकाउंटिंग बिजनेस इंसाइट एनालिसिस से पहले दो। अदरवाइज आप सेम अटेम्प्ट में दे सकते हो, लेकिन ऐसा नहीं करना कि आप ऑडिट पहले दे रहे हो कॉर्पोरेट रिपोर्टिंग बाद में दो, या आप बिजनेस इनसाइट एनालिसिस पहले दो और फिर मैनेजमेंट अकाउंटिंग बाद में दो। उस केस में आपको मुश्किल हो सकती है। अच्छा, PPA के कोर्स के कितने ड्यूरेशन है? देखो, जो हमारे हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जिसमें एक इंग्लिश का कोर्स भी है और इसके अलावा भी हमारे पास जितने भी हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं, ऑफिस का कोर्स है, वो सारी चीज़ें IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस पर सर अवैस कासमानी देख रहे होते हैं। और उनका भी जो है वो अपना इसी तरह से गाइडेंस और काउंसलिंग का सेशन वक्त के साथ साथ कंडक्ट हो रहा होता है। तो मेरी ये सजेशन होगी कि आप IQ के एडमिन में ताहिर या शहूद, इन दोनों में से किसी से बात कर लो, जितने भी बच्चे हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल करना चाह रहे हैं, और उनको आप ये कहो कि हैंड्स ऑन कोर्सेज के व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर दें, नंबर 1। नंबर 2, उसी ग्रुप में सर अवैस कासमानी तकरीबन हर 10 दिन में एक आधा सेशन रख रहे होते हैं जिसमें वो हैंड्स ऑन कोर्सेज के बारे में गाइड करते हैं और बच्चों की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करते हैं। तो आप उस सेशन को अटेंड कर कर और हैंड्स ऑन कोर्सेज की तमाम जितनी भी इंफॉर्मेशन है, जितने भी हमारे हैंड्स ऑन कोर्सेज हैं जो आपने CAF CFEP के साथ करने हैं, उसके लिए सर अवैस कासमानी से जो है वो आप डिस्कस कर सकते हैं। वजिया अवैस सर अवैस कासमानी से आप डिस्कस करें हैंड्स ऑन कोर्सेज के लिए। पहले आप ताहिर या शहूद को मैसेज कर दें जो कि हमारे एडमिन में होते हैं IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस के, वो आपको व्हाट्सएप ग्रुप पर ऐड कर देंगे। सर अवैस हर 5-10 दिन पर एक आधा सेशन कंडक्ट कर ही रहे होते हैं हैंड्स ऑन कोर्सेज के हवाले से, तो वो आप फिर सर अवैस से बात कर लीजिएगा। चलिए जी, आई बिलीव के जो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम आंसर कर सकते थे, जो मैक्सिमम आपकी क्यूरीज और कन्फ्यूजन्स थी, उनको हमने आंसर एड्रेस करने की कोशिश की है। लेकिन स्टिल इसके बावजूद भी अगर आप लोगों के लेटेस्ट स्टेज पे कोई सवाल वगैरह हैं, तो जो हमारी कैफ की रेगुलर लाइव क्लासेस चल रही हैं उसको भी आप अटेंड कर से करके इंडिविजुअल टीचर से सवाल पूछ सकते हैं, मुझसे, सरताज से या सर इब्राहिम से, या इसके अलावा हमारे जो व्हाट्सएप नंबर्स वगैरह हैं वो भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, तो आप उन पे भी अपने क्वेश्चंस वगैरह ड्रॉप कर सकते हैं, तो हम इंशाल्लाह आपको टाइमली रिस्पॉन्ड कर रहे होंगे। तो बिल्कुल। आज की अपनी इस गुफ्तगू को हम यहीं तक रखते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों से कैफ में मुलाकात होगी, कैफ के क्लासेस में मुलाकात होगी। जिन लोगों का PRC का रिजल्ट है, जिन्होंने कैफ के अटेम्प्ट दिए, उन सबको IQ स्कूल ऑफ फाइनेंस और
सारे टीचर्स की तरफ से बेस्ट विशेस, और आप लोगों का पेपर जो इंशाल्लाह जो भी आपका आने वाला रिजल्ट होगा उसमें क्लियर हो। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।